पहली स्लाइड में अब इसमें देखें, वो कहता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और एक और हमने इसमें शामिल करेंगे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी बोन का स्ट्रक्चर में चीज़ें क्या क्या हैं। बोनी स्ट्रक्चर इंसानी जिस्म की वो स्ट्रक्चर है जिसके बगैर इंसान की मूवमेंट करना मुश्किल है, जिसके बगैर इंसान ना बैठ सकता है ना खड़ा हो सकता है, जिसके बगैर ना इंसान चल सकता है। उसकी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बॉडी की, वो अगर बोनी स्ट्रक्चर नहीं है तो वो नहीं हो सकती। तो बोनी स्ट्रक्चर वीक होगा तो आपका मोबिलिटी जो है, आपका मूवमेंट करना, आपका हरकत करना, ये पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि इस बोनी स्ट्रक्चर के अंदर है क्या, और फिर उसकी खराबियां क्या होंगी। कि बोनी स्ट्रक्चर देखें, इसमें उसने कहा कि 80% जो है ये कॉम्पैक्ट होता है, मतलब जैसे सीमेंट की तरह सख्त हिस्सा है इसका बोन का। आपने देखा ना, बोन बाकी आपके मसल और चीज़ें जो है वो नरम होती हैं, लेकिन बोन हार्ड होती है, कम्फर्ट, जैसे एक किस्म का इसको सीमेंट से बनाया गया हो, किसी सख्त चीज़ से बनाया गया हो। और इसका जो बाकी 20% हिस्सा होता है वो स्पॉन्जी होता है। 80% हिस्सा जो है वो हार्ड है, सख्त है, और कम्पैक्ट का मतलब है कि बिल्कुल जुड़ा हुआ है आपस में, उसके सेल, उसकी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। ठोस है, कॉम्पैक्ट है, ठोस है। और स्पॉन्जी हिस्सा जो है वो 20% है। अब इसमें जो कॉम्पैक्ट हिस्सा है, अब हमने ये देखे ना, ये हमारी फीमर बोन उसने दी हुई है, ये देखा है, फीमर का हेड है और ये पूरी बोन है। इसके अंदर ये स्पॉन्जी हिस्सा है और ये सारा हार्ड हिस्सा है। इसमें क्या है जी, मिनरल्स हैं। जो हार्ड हिस्सा है इसमें क्या मिनरल्स हैं, इसमें कोलेजन प्रोटीन होती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और फिर कुछ हिस्सा जो है वो वाटर का है। अब हमने ये देखना है कि कॉम्पैक्ट बोन जो है कंपोजिशन क्या है, कि इसमें मिनरल जो है और ऑर्गेनिक प्रोटीन जो है ये है तकरीबन 70%, और 22% इसमें वो जो दूसरे वाले वाटर है, और 8% जो है एक और ये इसका कंपोजिशन आपको बताएगा, ऑर्गेनिक प्रोटीन और वाटर है। ये 70% मिनरल्स है, 20% ऑर्गेनिक प्रोटीन है और 8% वाटर। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब कंपोजिशन ऑफ बोन देखें, इनऑर्गेनन और ऑर्गेनन कंपाउंड 33 है, और 67 जो है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इनऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनन जो है 33% है। इसका चार्ट हम आपको दिखाते हैं, इधर जरा नीचे ले आए। ऑर्गेनन कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें हैं, कोलेजन है, नॉन कोलेजन है, कैल्शियम, और इसमें देखें कि कैल्शियम जो है वो 39% कैल्शियम है। फॉस्फेट जो है वो 70% है, कार्बोनेट जो है वो 99.8% है। इसमें नमक जो है, सोडियम जो है वो 0.7% है, 0.7, और मैग्नीशियम जो है 0.05 है, और पोटेशियम जो है 0.2 है। अब ये देखें कि जब भी बोन जो है उसके अंदर डिजनरेशन चेंजेस आएंगी तो ये जो कंपोनेंट हैं ये डिरेंज हो जाए, या कम हो जाएंगे, या ज़्यादा हो जाएंगे, या ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए बोन के लिए देखें कैल्शियम 39% है, तो इसलिए हम ज़्यादातर लोग कहते हैं जी बोन के लिए जो है वो कैल्शियम का इस्तेमाल है, दूध पिएँ, डेयरी चीज़ें प्रोडक्ट खाएँ कि आपको कैल्शियम ज़्यादा मिले, एग्स खाएँ तो आपको कैल्शियम ज़्यादा मिले, तो 70। तो ये आपको अब इनऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं ये कैल्शियम फॉस्फेट, ये कैल्शियम, ये ऑर्गेनल है ऑर्गेनिक, और ये अनऑर्गेनिक है जिसमें
आपकी सोडियम है, मैग्नीशियम है और पोटाशियम है। तो ये टोटल मिला के हमारा जो 100% बनता है, इसकी सारी कंपोजिशन उसने दे दी है। थोड़ा सा अगला चार्ट लाएं जरा। अब ये देखें कि उसने आपको पूरा ये स्ट्रक्चर है इसका, तो ये फुल बोन को ही सारी जो चीज़ें आपको समझा रहा है। और इसके अंदर एक लेफ्ट पे ले जाएं, ये देखें ना, ये बेसिकली ये थोड़ा ऊपर लेके जाएं, ये जो हमारा जो है ना, ये बेसिकली इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है। और ये जैसे फोल्ड नहीं हुआ, जैसे आपने वो देखा होगा कि वो बाद क्रीमलोल या इस तरह की चीज़ें भी इसी तरह फोल्ड हुए मिलते थे। ये जो फोल्डिंग है, ये देखें सारा ये बोनी स्ट्रक्चर्स है। और ये जो अंदर है, ये बेसिकली सर्कुलेशन है ब्लड की। आगे ले जाएंगे, अगली ले जाएं। अब इसकी जो आउटर लेयर है, इसको कहते हैं पेरिओस्टियम, ये जो है। और ये जो है, ये अंदर जो है, इसको कहते हैं एंडोओस्टियम। थोड़ा सा इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि देखें। और ये जो अंदर का ऑस्टियोसाइट है, ये बेसिकली बोन का स्ट्रक्चर के सेल हैं, जिनको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये एक आउटर लेयर है, एक इंटर लेयर है और बिल्कुल एक सेंटर की लेयर। आगे चलें, आगे अगली स्लाइड करना है। अब ये सेल है, ये बोन का एक सेल है। ये जो अंदर आपको ये नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये ऑस्टियोसाइट्स हैं। ये बेसिकली बोन के जो सेल्स होते हैं। और ये आपको जो नजर आ रहे हैं, इसको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। और एक मिनट इधर रखें। ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल है, इसका रोल क्या है? ये बेसिकली हड्डी को मजबूत रखते हैं, इसको हड्डी को बनाते रहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट ये हड्डी को, उसकी कंपोजिशन को दुरुस्त रखने का रोल किसका है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। ऑस्टियोसाइट्स क्या है? ये इसके हड्डी के सेल है, जो हड्डी का कंपोनेंट है, उसके सेल्स है। ऑस्टियोसाइट उसको कहेंगे। ऑस्टियोब्लास्ट जो इसको डेवलप करता रहता है। अगर कोई प्रोसेस खराब हो रहा है तो ये प्रोसेस को दुरुस्त करता है। अब एक और एलिमेंट है, ये जिसको कहते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल। ये स्टेम सेल है, ये बड़ा सेल है, कोई भी सेल ये बना सकता है। किसी भी सेल की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो ये ऑस्टियोजेनिक क्या कहते हैं? आपने स्टेम सेल पढ़ा होगा ना, एक मैल सेल होता है जो आपके ब्लड के भी बेशुमार सेल बनाने की सलाहियत रखता है, ये बोन मैरो के। तो दिस इज द ऑस्टियोजेनिक। अब इसके अंदर 4 चीजें हैं। ऑस्टियोसाइट्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोजेनिक है और ऑस्टियोक्लास्ट है। अब ऑस्टियोक्लास्ट क्या चीज है? ये रीअर्गर बोन है, ये वो खराबी का जिम्मेदार है। ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है कि ये सेल जो बोन के अंदर टूट फूट कराता है। ऑस्टियोब्लास्ट बोन की फॉर्मेशन को दुरुस्त रखता है, ये बात दुरुस्त होगी। ऑस्टियोसाइट उसके बोन के सेल का हिस्सा हो गया, उस ऑस्टियोसाइट में खराबी पैदा कर देगा। कौन करेगा? ऑस्टियोक्लास्ट करेगा। उसको दुरुस्त कौन रखेगा? ऑस्टियोब्लास्ट रखेगा। और इन सेल के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हुआ तो उसको फिलफुल कौन कर करेगा? जो कोई भी मास्टर सेल जो है, कोई भी सेल बना सकते हैं, वो कौन सा होगा? वो ऑस्टियोजेनिक सेल्स है। आपको ये, अब इसके अंदर सेल्स का आपको अंदाजा हो गया कि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि एक तो ऑस्टियोसाइट्स हैं जो बोन के सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट के हैं जो बोन के सेल्स को, बोन को नॉर्मलाइज रखते हैं, उसके अंदर जो कंपोजिशन है उसके अंदर टूट फूट नहीं होने देते, उसको बनाने में जब टूटता है तो उसको बनाने में उसकी क्या होता है? हेल्प करता है। वो क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं। और जो इसको तोड़ता है वो ऑस्टियोक्लास्ट है। तो मेरे लिए आसानी है इतनी है कि एक, अगर आपको ये सेल के नाम भी याद नहीं रहते तो इतना तो याद रखें, एक सेल को, बोन को दुरुस्त रखता है, एक उसको खराब करता है। एक मास्टर सेल है कि इन सेल में कोई खराबी हो तो ऑस्टियोसाइट इज द बोन सेल। हो गया जी, इतना काफी है। आगे चलो। वो कहते हैं 4 टाइप्स ऑफ द सेल्स आर फाउंड विद इन द बोन टिश्यू। 4 टाइप्स ऑफ द सेल्स, आपको ध्यान होना चाहिए कि 4 सेल्स हैं जो बोन के अंदर मौजूद होते हैं। इनमें ऑस्टियोजेनिक सेल्स आर द अनडिफरेंशिएटेड एंड डेवलप इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। ये जो ऑस्टियोजेनिक है
ये ऑस्टियोब्लास्ट को बना सकता है। When osteoblasts get trapped within the classified matrix, there is a structure and the foundation change and they become osteocytes. तो उसमें अगर कोई चेंज आती है तो उसको दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी है। ऑस्टियोक्लास्ट के डेवलप फ्रॉम मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेज एंड डिफर इन अपीयरेंस फ्रॉम द अदर बोन सेल्स। इसके अंदर वो क्या करता है कि मैक्रोफेजेज और मोनोसाइट्स ये बनाता है। ये कौन बनाता है? ऑस्टियोक्लास्ट बनाता है, जो बोन के अंदर खराबी पैदा करता है। ठीक हो गया जितना। आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी है कि एक तो इसका इस बोन के अंदर 4 किस्म के सेल पाए जाते हैं। एक सेल जो बोन का सेल है, एक उसको ठीक करने वाला ऑस्टियोब्लास्ट है, एक जो मास्टर सेल है जो कहीं सेल के अंदर खराबी हो तो वो सेल को रिप्लेस करेगा, बनाएगा, और एक जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है वो उसको खराब करता है। ठीक हो गया जी। हमने ये देखना है कि क्या ऑस्टियोब्लास्ट में कोई खराबी आ गई है तो बोन के अंदर तब्दीली आ गई है कि वो बोन की मैन्युफैक्चरिंग में या उसकी डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, या जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो कहीं ज़्यादा एक्टिव हो गया और वो ख़राब कर रहा है। तो इसकी काजेज़ को हम डिस्कस करेंगे। और होम्योपैथी बड़ी मज़े की साइंस है कि जितनी रूमेटोलॉजी, जितनी बोन की डिजीज़ को होम्योपैथी अच्छा तरीके से डील करती है। दुनिया क्या करती है? दुनिया ये करती है कि कैल्शियम कम हो जाए तो उसको कैल्शियम दिया जाए, फॉस्फेट कम हो जाए तो उसको फॉस्फेट दिया जाए, फास्फोरस इसके अंदर नेट्रम सोडियम कम हो जाए उसको दें, कोलेजन कम हो जाए तो कोलेजन खिलाएं। लेकिन ये सारी चीज़ें खिलाने के बाद भी लोगों का बोनी स्ट्रक्चर ठीक नहीं रहता। उसकी वजह यह है कि इसकी कोई रेगुलेटरी सिस्टम भी है। कैल्शियम को, फॉस्फेट्स को, कोलेजन्स को रेगुलेट करना अब ज़रूरी नहीं है कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है कि उस बंदे को कैल्शियम नहीं मिल रहा। एक कॉज तो है कि कैल्शियम नहीं मिल रहा या उसको मिनरल नहीं मिल रहे, लेकिन उस सिस्टम के अंदर रिसाइकलिंग करना। जैसे ना एक बंदे को अंदर जब ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है कि बॉडी के अंदर नमक जो है वो पानी को रेगुलेटर है। जहाँ जहाँ नमक का मालिक्यूल जाएगा पानी उसके पीछे पीछे जाएगा। अगर नमक की कमी हो जाएगी तो जिस्म में पानी की। अब लोग जो नमक खाते हैं वो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा नमक खाना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर सॉल्ट की डिज़ायर पैदा हो जाती है। वो क्या होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो डीरेंज हो गया, ख़राब हो गया। लिहाजा हम जितना भी नमक खाते जाते हैं वो बॉडी का हिस्सा ही नहीं बनता, वो पानी पूरा ही नहीं कर पाता। तो जो ही हम नेट्रम और हाइपोटेंसी में देते हैं तो वो रेगुलेट हो जाता है, आपको नमक खाने की डिज़ायर कम हो जाती है। ऐसा ही है ना। एंड इसी तरह आप कैल्शियम खाते जाते हैं तो कैल्शियम आपका बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब भी नहीं होता, पूरा ही नहीं होता। आप और खाई जाते हैं, और खाने से फिर क्या खराबियां होंगी कि आपके किडनी पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। आप एक्सेसिव कैल्शियम को निकालने वाला भी कोई दुनिया जिस्म के निज़ाम है वो निज़ाम ख़राब हो जाएगा। अब हमारा देखिए पैराथायराइड ग्लैंड है जो कैल्शियम कंट्रोल है, जो कैल्शियम को कंट्रोल करता है, तो पैराथायराइड ग्लैंड ख़राब हो जाएगा। और अगर पैराथायराइड ग्लैंड ख़राब हो जाता है तो फिर भी कैल्शियम की अप डाउन शुरू हो जाएगी। तो हमें यह समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो अब हमारी मेडिसिन जो है बेसिकली जो मेडिसिन है हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है, ये सारी बायोकेमिस्ट्री है इसके अंदर, बोन्स के अंदर सारी बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री जो है हम बायोकेमिस्ट्री दुनिया न्यूट्रिशनल रोल के तौर पे जानती है। दुनिया ये कहती है कि बायोकेमिस्ट्री जो है कि फास्फोरस कम है तो फास्फोरस, पोटाशियम कम है तो पोटाशियम, कैल्शियम कम है तो कैल्शियम, सोडियम है। दिस इज द न्यूट्रिशनल रोल। दुनिया की वाइड साइंस है जो इस बायोकेमिस्ट्री का मेडिसिन रोल रखती है कि वही मेडिसिन, वही न्यूट्रिशन, वही जो न्यूट्रिशन रोल की चीज़ें हैं उसको जब हम डिल्यूट करके पोटेंसी में ले जाते हैं तो वो उसके रेगुलेटर बन जाते हैं। जिसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी हम उसको कैल्शियम देंगे या कैल्केरिया फास देंगे तो उसकी कमी को रेगुलेट कर देगा। मतलब इस साथ देखें कि हमारी मेडिसिन दुनिया में वाइड होम्योपैथिक साइंस है जो न्यूट्रिशनल रोल की भी, जैसे आप उसको 3x 1x 2x देंगे तो दैट इज द न्यूट्रिशनल रोल, उसको 30 200 1 mm चले जाएंगे तो मेडिसिन रोल। तो हमें बोन्स के दुरुस्त रखने में हमें क्यों एहसास है कि हमारी मेडिसिन ना सिर्फ न्यूट्रिशनल रोल रखती है, हमारी मेडिसिन भी रोल रखती है। ये समझें दुनिया के पास बायोकेमिस्ट्री एज ए सपोर्टिंग या न्यूट्रिशन रोल के तौर पे यूज़ की जाती है।
हम उसको एज ए मेडिसिन भी यूज़ करते हैं कि उसी एलिमेंट को, खराबी को भी हम उसी दवाई से दुरुस्त करते हैं कि प्राइमरी फंक्शन क्या है कि वो चीज़ पैदा करती है और सेकेंडरी फंक्शन उस चीज़ को दुरुस्त करती है। और अभी देखें एक लेटेस्ट रिसर्च ये आई है कि डॉक्टर फैसल ने आपको यहाँ आके बताया भी था कि जब सोने को, गोल्ड को नैनो पार्टिकल्स में लेके गए तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। तो एनिमल ने कहा ना कि प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन, तो जब उसको सेकेंडरी फंक्शन के नीचे उसको लेके गए हैं तो वो कहता है कि सोना चूंकि नॉन मैग्नेट था, जब उसको नैनो पार्टिकल्स में हम नीचे लेंगे तो वो मैग्नेट हो गया। सोना पीले कलर का था, तो जब हम उसको नैनो पार्टिकल्स में ले गए तो सोना सुर्ख रंग का हो गया। सोना टॉक्सिक है क्रूड फॉर्म में, जब हम उसको नैनो पार्टिकल में ले गए तो नॉन टॉक्सिक हो गया। और ये एनिमल ने 200 साल पहले ये बात की थी कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन एंड व्हाट इज द सेकेंडरी फंक्शन। तो व्हाट इज द न्यूट्रिशन रोल एंड व्हाट इज द मेडिसिन रोल। वही दवा खाते रहे आपका नमक पूरा नहीं होता, खाते रहे आपका कैल्शियम पूरा नहीं हो रहा, फास्फोरस पूरा नहीं हो रहा। तो उसकी वजह यह है कि वो सिस्टम का जो रेगुलेटर है वो खराब होगा। जब उसी को हम पोटेंसी में लेके जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी अपोजिट है और उसको दुरुस्त कर देगा। तो जो कैल्शियम आपको मिलता है वही आपका कैल्शियम रिसाइकलिंग होनी शुरू हो जाएगा, वो अंदर ही पूरा होना शुरू हो जाएगा। वो जो आपका अब्जॉर्ब होगा, फिर जो फालतू होगा वो या तो डिस्चार्ज होगा या निकल जाएगा या फिर वो रिसाइकलिंग में चला जाएगा। तो ये फ़ायदा है होम्योपैथी की बायोकेमिस्ट्री का कि इसका जो सेकंड रोल है जिसका एनिमल ने जिक्र किया कि वो प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन जो है, सेकेंडरी फंक्शन इज द मेडिसिन रोल। और साइंस इस बात को अब रिसर्च, ये मैंने आपकी गोल्ड की रिसर्च बनाई है, तो ये अभी बाकी जितने भी मिनरल्स हैं उन पे भी रिसर्च जारी है कि वो जाके नैनो पार्टिकल्स में क्या असरात करते हैं। तो ये बात हमारी साइंस को के लिए ये एक लॉजिक और एक दलील है और साइंटिफिक ये प्रूव है कि एक तो हमें ये कहा जाता था कि आपकी मेडिसिन में एवरगेडेड नंबर की वजह से 12 से ऊपर दवाई नज़र नहीं आती, तो वो भी हमने 30, 200, 1M, CM, 10M हमने साबित की है। स्टेप्टो कॉपी जो उस पर जाके देखी गई है कि उस पर बेसिक जो कंपोनेंट है या बेसिक जो मटेरियल है वो जाके पोटेंसी में मौजूद है। तो ये 200 साल का जो सवाल था हम पे और सबसे बड़ा एलिगेशन था कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो प्लाजिबल हैं वो हमने रद्द किया और ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है इस दौर में कि साइंस ने ये बात साबित करके रख दी है कि एनिमल ने 200 साल बाद पहले कहा था कि ये पोटेंसी डाइल्यूट हो के बहुत ज़्यादा। और वो एक बात और भी साबित हो चुकी है कि जितने पार्टिकल्स छोटे होते जाएंगे इतने मेम्ब्रेन्स के अंदर, सेल के अंदर पेनिट्रेट इजी करते हैं। तो हमारी मेडिसिन की जो एफिकेसी है ये नर्व्स के ऊपर जैसे ट्रैवल करते हैं, बहुत बारीक होते हैं, लिहाजा नर्व के ऊपर फ़ौरन ट्रैवल भी आसानी हो जाती है। तो बड़ा पार्टिकल्स होगा तो उसको मेम्ब्रेन्स के अंदर, सेल के अंदर में जाने में मुश्किलात होती हैं। तो जितने भी, इसलिए हमारी पोटेंसी CM, 10M, 1M, चूँकि उसके पार्टिकल बहुत ही बारीक हो जाते हैं तो वो पेनिट्रेट इजी करते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव है। ये साइंटिफिकली ये बातें अब साबित हो रही हैं, ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। आगे जी समझ आ गई थी जी। व्हाट इज द, आपको बोन का स्ट्रक्चर का अंदाजा हो गया कि इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और इसके अंदर कौन से सेल हैं जो अच्छाई के सेल हैं, कोई कौन से सेल बुराई के सेल हैं, कौन से उसके अपने सेल हैं, और एक मास्टर सेल है कि कोई सेल टूट फूट जाता है तो उसको रिप्लेस कर। हो गया जी, ठीक हो गया। हमें कम से कम अब हम इसकी जो डिरेंजमेंट है ना उसको समझने में हमें आसानी हो जाएगी। और जब हम बोन डेंसिटी का टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि बोन का स्ट्रक्चर ये है। जब उसको हम देखते हैं तो क्या ये नॉर्मल, व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द ऑस्टियोपेनिया, व्हाट इज द ऑस्टियोपोरोसिस, उसको हम आपको दिखाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये सिस्टेमिक स्केलेटल डिजीज है। ये आपके स्केलेटन की, आपके ढांचे की, आपकी स्ट्रक्चर की डिजीज है विद लो बोन मास। इसके अंदर बोन मास जो होता है, जैसे हमने कहा कि 70-80% क्या है जी, कैल्शियम है, इसमें फास्फोरस, ये चीज़ें ये कम हो गई हैं, लो चली गई हैं। एंड माइक्रो आर्किटेक्चर जो नेचुरल आर्किटेक्चर थी, इसका आर्किटेक्चर था, इसका स्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर समझे ना कि इसका जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन था उसके अंदर
जो नॉर्मल थी वो तब्दीली आ गई, दैट इज द ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया, एक जो नॉर्मल बोन है, नॉर्मल बोन के बाद जब खराबी आना शुरू होती है तो उसको कहते हैं ये ऑस्टियोपेनिया है, और फिर जब खराबी बढ़ जाती है तो फिर ये ऑस्टियोपोरोसिस उसको कहा जाता है। जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा तो फिर हड्डी जो होती है वो उसको यूं करेंगे तो टूट जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो सीमेंट है, जो उसके स्ट्रक्चर का सॉलिड हिस्सा है वो वीक हो चुका है, उसके अंदर सुराख हो चुके हैं, वो बिल्कुल हम उसको स्ट्रक्चर आपको दिखा दें, वो बिल्कुल छन्नी हो चुका है, तो उसको उसके अंदर सॉलिडनेस नहीं है। जैसे एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर जो सीमेंट नहीं लगा हुआ और इसे हमने खड़ी कर दिया है और वो उसको तोड़ने में आसानी होगी, लेकिन जब उसमें सरिया सीमेंट सही पड़ा होगा तो फिर आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो जब बोन का स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, और उस ऑस्टियोपोरोसिस में फिर बोन, आप ज़रा सा भी गिरे तो बोन, आपने किसी बाजू पकड़ा तो बोन टूट गई। और ये बच्चों में भी ये होता है कि अक्सर हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस के बच्चे आते हैं जिनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, ज़रा सा गिरते हैं तो टूट जाती हैं, और दुनिया में वाहिद होम्योपैथिक सिस्टम है उनको, मैं जाके आगे इसका ट्रीटमेंट पे जब बात करूँगा तो उस हड्डियों को ठीक करने की हम सलाहियत रखते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो कहता है, एक कंपैरिजन तीसरा क्या कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये स्ट्रक्चर, बोन के स्ट्रक्चर की डिजीज। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाएगा तो ये दो बोन्स के दरमियान जो यूनियन होता है उसके अंदर एक कार्टिलेज बोन होती है, वो कार्टिलेज बोन जब खत्म हो जाएगी तो उसको कहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब समझ आ गई जी, बोन के अंदर कोई तब्दीली आ गई है तो उसको ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे। बोन जहाँ यूनियन होकर मोबिलिटी करती है, जहाँ अब ये मेरी उंगलियां हो रही हैं, ये मेरी नीज, इसके जो जॉइंट्स के अंदर जो कुशनिंग है, वो कुशनिंग किसकी होती है? वो कार्टिलेज बोन की होती है। वो कार्टिलेज बोन जब तबाह हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक हो गया जी। अब हम ये समझेंगे तो व्हाट इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस। बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव ऑफ जॉइंट डिजीज है, डिजेनरेशन ऑफ जॉइंट डिजीज। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? डिजेनरेशन ऑफ बोन। ठीक हो गया जी। जब कोई कहेगा जी ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो आपको गाउट या सेप्सिक आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग, तो ये सारी चीजें हम डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे कि जब बोन की आर्थराइटिस आ गया इसका मतलब ये है बोन प्रोसेस, ऑस्टियोपोरोसिस आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये बोन की डिजीज है, और आर्थराइटिस आ गया तो बोन के जॉइंट की डिजीज। ठीक हो गया जी। उसके अंदर जो कार्टिलेज होती है ना, जो पीछे स्लाइड लाइन जरा दोबारा, हाँ ये जो देखे ना, वो क्या कहता है कि डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है इन्वॉल्विंग कार्टिलेज ब्रेकडाउन एंड जॉइंट डैमेज। जब उसके अंदर मूवमेंट नहीं होगा, बोन आपस में टकराएंगी तो फिर दर्द भी होगा और फिर और डैमेज होगा। आगे चलते हैं। एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी क्या किसको कहते हैं? ये बीमारियों को समझने के नॉलेज को, इल्म को ये एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। समझ आ गई है जी। इसकी वो क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन इन पोस्ट मेनोपॉज वुमेन एंड एल्डरली मेंस। आप ये ध्यान में रखें कि ऑस्टियोपोरोसिस की एक बड़ी वजह क्या है? पोस्ट मेनोपॉज। खुदा को जब इंसान की ज़रूरत है तो उसका जेनेटिव सिस्टम जब तक वर्क करता है, जी जान, जब तक जेनेटिव सिस्टम वर्क करता है उस वक्त तक मसल बोन्स को जो डेवलपमेंट करने में उसमें रोल आता है, वो क्या? टेस्टोस्टेरोन है, वो एस्ट्रोजन है, वो प्रोजेस्टेरोन है। जब ये लेवल नीचे चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो फिर वो बच्चे जनने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। और जब बच्चे जनने की सलाहियत ख़त्म होती है तो फिर इंसान की खुदा को ज़रूरत नहीं रहती, फिर उसको मारता है। तो अब दुनिया में ये कहा जाता है कि आपने एक अच्छी उम्र, आपने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है तो आपके हार्मोनल लेवल्स बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए। यू मस्ट बी सेक्सुअली एक्टिव हों, आपके हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये लेवल सारे अच्छे हों, तो फिर क्या होगा? बोन भी बनेगी,
मसल भी होंगे, सारी चीज़ें। क्यों? खुदा को इंसान की पैदा किया, उसको बड़ा किया, फिर उससे उसने जनरेशन पैदा की, एक नस्ल से दूसरी नस्ल बनाने के लिए उसने इंसान को उस वक्त तक इस्तेमाल किया जब तक उसका जेनेटिक सिस्टम वर्क करता था। जो ही जेनेटिक सिस्टम वर्क करना कमज़ोर होगा, फिर उसकी हड्डियाँ कमज़ोर, उसके बाल कमज़ोर, उसकी जल्द कमज़ोर, उसकी सारी चीज़ें, फिर वो डिटेरेशन की तरफ जाएगा और फिर वो मार देगा उसको। तो आपने अगर हेल्दी बोन रखनी है, आपने हेल्दी सिस्टम को रखना है, तो आपने इस बेसिक काज को जरूर समझना है। और मैं आपको हैरत की बात बताऊं कि आपकी जो रेपर्टरी है ना, हम रीसेट कर रहे हैं थेराप्यूटिक्स को, हम थेराप्यूटिक्स को रीसेट करें। रेपर्टरी में जो ऑस्टियोपोरोसिस की दवाइयां दी हैं उनका इससे कोई तल्लक ही नहीं है, इन कॉजेज से कोई तल्लक नहीं होगा। मैं आपको वो भी बताता हूं, क्योंकि हम जिस तरह से सिस्टम को समझ रहे हैं, हनीमन ने जिस तरह से सिस्टम को समझा था, हम उस तरह से सिस्टम को समझ के हम सारा थेराप्यूटिक रीसेट कर रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस कहां ठीक होगा? जब आपको मेनोपॉज को कंट्रोल करना होगा, जब आपको एस्ट्रोजन को कंट्रोल करना होगा, जब आपको टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस में आप क्या, ऑस्टियोपोरोसिस क्या जी, कलकेरिया फास है या कलकेरिया फ्लोर है या एसाफोटेडा है, वो भाई मेरे उसके पीछे वो कायम ही नहीं रहेगा, वो सिस्टम रेगुलेट ही नहीं करेगा। पीछे से जो हार्मोन जनरेट करने वाले वो भी मार गए, वो ही खत्म हो गए। अब जो मेनोपॉज की दवाइयां हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस में लिखी ही नहीं गई हैं, क्योंकि सिस्टम को समझा नहीं गया। ऑस्टियोपोरोसिस के काजेस को समझा नहीं गया। जब तक आप काजेस को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक आप उस प्रोसेस को कैसे रोकेंगे? जब आप तक उस प्रोसेस को रोकेंगे नहीं, मेनोपॉज के प्रोसेस को नहीं, या मेल में एजिंग फैक्टर को नहीं रोक सकते आप। एजिंग की वजह भी क्या है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर नहीं आपका बैलेंस रखते, तो क्या होगा कि फिर आपका बोन डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। समझ आई जी? जब अच्छा, कुछ जेनेटिक कॉजेज भी हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, कि वो जीन्स ही नहीं बनते, जो वो जीन ही कमजोर होता है जो बोन की स्ट्रक्चर को नॉर्मलाइज रखता है। ये एज रिलेटेड डिजीजेस हैं, जैसे मैं आपको पोस्ट मेनोपॉज बोन या एजिंग एल्डरी मेंस के, ये एक कॉज है जी, वो जो नॉन काज आपको सामने नजर आती है। एक काज वो है जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जो छोटे बच्चों के बोन टूटती हैं। वो क्यों टूटती है? दैट इज द जेनेटिक कॉज। ये कॉज, इसका ये नॉन कॉज है। जो औरतें जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार, जो मेनोपॉज 40-50 साल के बाद अगर मेनोपॉज होता है, तो उसकी कॉज, बड़ी कॉज ये है। लेकिन इसकी कॉज और भी है। मसलन एक बंदे को सिफिलिस हुआ और उसने सिफिलिस ने जाके जेनेटिक्स जीन्स को म्यूटेशन पैदा कर दी। एक बंदे को टीबी हुई, उसकी नस्ल में जाके उसके पैदा होने वाले बच्चे को उसका जो बोन की जीन्स कंट्रोल करता है, वो बोन का जीन ही कमजोर हो गया। उसकी काज फिर किधर चली जाएगी? टीबी चली जाएगी। उसकी काज किधर चली जाएगी? कैंसर चली जाएगी। उसकी काज किधर चली जाएगी? सिफिलिस चली जाएगी। तो हमने उन बच्चों के बोन जो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होते थे, हमने उनको क्या किया? हमने फिर वहां सिफिलिनियम, फिर हमने ओरामेट, फिर हमने मेडोनिनम, फिर हमने कार्सिनोम, फिर उस रास्ते से हम इंटर हुए। अब जब इस रास्ते से क्या इंटर होंगे, तो हमें क्या करना है? तो पोस्ट मेनोपॉजल मेडिसिन को कंसीडर करना होगा। ठीक हो गया? समझ आ रही है जी? उधर जीन्स को कंट्रोल करना होगा। पिछले लेक्चर में हमने आपको कहा था कि देखें, टीबी जब हमने टीबी वाली बोन दिखाई थी, तो उसका कोना ही पूरा उसने टीबी ने उड़ा के दिखी थी। ऐसा ही था ना? खा गई थी उसको टीबी। वहां कोई प्रोसेस और है, वहां बैक्टीरिया आ जाके बोन पे बैठ जाता है और बोन को खाना शुरू कर देता है। कहीं बैक्टीरिया आके बोन पे बैठ गया, जैसे उसने कहा कि यहाँ साइकोटिक आके बोन के जॉइंट्स को खराब कर गया। क्या टीबी आके बोन को खा गई? सिफिलिस बोन को खा गया। वो कौन सा? वो दैट इज सेप्सिस।
अब यहाँ क्या गया कि यहाँ मेनोपॉज आ गया, यहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया। और ख़राब किसने किया? जब 30, 40, 50 साल एक बंदे के अंदर सिफिलिस रहता है या टीबी रहती है, तो अपनी अगली नस्ल में वो जो बोन के कंट्रोल वाले जीन है वो वीक लेके बच्चा पैदा होगा। तो फिर हमें उसको उस तरफ से देखना होगा। हमें जब भी हम ऑस्टियोपोरोसिस को देखेंगे तो हमें डिफरेंट अप्रोच हमने लेनी है। क्या ये बच्चा है? जैसे मैं एज वाइज डिजीज पे जाता हूँ, बच्चा है, तो फिर हम उसको मेनोपॉज तो नहीं देखेंगे ना, क्यों जी? नहीं देखेंगे। फिर हम कहेंगे नहीं, इस बच्चे का अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो दैट इज अ जेनेटिक। अगर 50-60 साल के बाद औरत आती है, फिर मैं तो सारी जिंदगी बड़ी हेल्दी गुजारी, अब मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो फिर दैट इज द मेनोपॉज। इसलिए मैं कहता हूं कि उम्र के लिहाज से बीमारियों को समझने की कोशिश करें। एक बंदे का हार्ट खराब है, वो जाके 60, 70, 80 साल के बाद उसके वाल खराब होते हैं, उसके अंदर तब्दीली आती है, उसमें लीकेज आती है, उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है, तो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द कॉज। एक बच्चा पैदा ही होता है, उसका VHD, ASD, PDA, TGA होता है, तो वो कॉज जेनेटिक कॉज। अब उस बच्चे की हमें जाके 100 साल वाले की साथ रिलेट करेंगे तो फिर आपका मसला हल भी नहीं होगा। तो जब इसलिए हम एज पे जाते हैं कि हमें पता चले ये एज है, इसमें क्या हो सकता है, ये एज है, इसमें क्या हो सकता है। आप 40 साल के बाद औरतों को अगर एग्जामिन करें तो 70-80% औरतों की डिजीज क्या है? वो पोस्ट प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज, ये 3 हालतें हैं। और आप यूं उनकी पल्स पे हाथ रखें, आपको 80-70% लेक्सिस बोलेगी, सिपिया बोलेगी, ट्यूबरक्लोनियम बोलेगी, और आपको बोलेगी सल्फर बोलेगी। तो जब हमने 10-10 साल, 15-15 साल मेनोपॉज के प्रोसेस को रोका है, और प्री मेनोपॉज तो बहुत हमने रोका है, ये अलामात प्री मेनोपॉज आनी शुरू हो जाती हैं। आप उसको टनों के साथ कैल्शियम खिला दें, आप फास्फोरस खिला दें, उसका जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो नहीं रुकेगा। समझ आ रही जी? जब तक आप उसके हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस नहीं करते, जब तक आप उसके हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस नहीं करते। और अगर हम औरत जब आती है, वो कहती है जी मेरे पीरियड्स कम हो गए, साइकिल मेरा रिड्यूस हो गया है, मुझे मेरे अंदर जो है वो मैंने एनालिसिस कराया, मेरा एस्ट्रोजन बनना कम हो गया, मेरा टेस्टोस्टेरोन लेना, प्रोजेस्टेरोन लेने बनने कम हो गए। तो इसका मतलब यह है कि ये प्री मेनोपॉज में जा रही है। आजकल चूँकि मॉडर्न साइंस लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो लोग ये लेवल्स अपने औरतें जो हैं पढ़ी लिखी औरतें, या जब डॉक्टर के पास जाएगा तो उसका एनालिसिस। और दुनिया में ऑस्टियो मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज रोकने की कोई क्या करते हैं, हार्मोन्स दिए जाते हैं, डायरेक्ट हार्मोन देते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसको रेगुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम जीन्स पे जाके काम करते हैं, हम पिट्यूटरी पे, हम एपिथैलेमस पे, हम थायराइड पे, हम ओवरीज पे, हम वह काम करते हैं। हम उस सिस्टम को रेगुलेट, वो क्या करते हैं, आपको आर्टिफिशियल हार्मोन दिए जाते हैं। हम कहते हैं कि हार्मोन जनरेट करे बॉडी, हम क्या कहते हैं, हार्मोन जनरेट करे। तो जनरेट कैसे करेगी, जब आप उसको, और अब दुनिया में अब सबसे ज़्यादा डिजनरेशन जो उसकी हार्मोन्स की कर रही है, वो लेक्सिस कर रही है, सिपिया कर रही है, ट्यूबरक्लोनियम कर रही है, सल्फर कर रही है। आप ऑस्टियोपोरोसिस खोल के देखें, ये दवाइयाँ ही नहीं है उसमें। जो ऑस्टियोपोरोसिस लिखने वाले ने दवाइयाँ लिखी हैं, ये तो बेसिक कॉज ही कंसीडर नहीं हुआ। तो हम ये कहते हैं कि हम थेराप्यूटिक रीसेट कर रहे हैं, कि हम वो कॉज को कंसीडर करके हमने मेनोपॉज को रोकना है, हमने ऑस्ट्रोजन को बढ़ाना है, सिस्टम को रेगुलेट करना है, तो ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेनिया रुकेगा। आप डायरेक्ट उसको कॉम्पोनेंट देने से आपका मसला हल नहीं होगा, कि दुनिया में हल ही एक है,
दुनिया में हाल ही है क्या कि आप कॉजेटिव एड्रेस करें। तो हमने कहाँ जाना है, हमने ऑस्टियोपोरोसिस को, अगर बच्चों में ऑस्टियोपोरोसिस आ रहा है तो हमें ये बिल्कुल जानना होगा कि ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह क्या है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया। अब जब 30, 40, 50, 60 साल की उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस आ रहा है औरतों और मर्दों में, तो ये हम ये समझें कि ये हार्मोन्स की गेम है। ठीक हो गया ना जी, आसान है। आगे चलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, एज, फीमेल सेक्स, मेनोपॉज रिस्क फैक्टर बता रहा है, स्टीरॉयड, स्मोकिंग, लो कैल्शियम, विटामिन डी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एज, ओबेसिटी, जॉइंट ओवर यूज, ट्रॉमा, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। आगे चलते हैं, जरा आगे और आगे चलते हैं। अब इसको जरा समझना जरा बड़ा जरूरी है। दिस इज द नॉर्मल बोन्स। इसमें देखेंगे आपके, हमने आपको कहा था कि इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। जब मिनरल्स होंगे, जो सॉलिड स्ट्रक्चर जो है उसके जो कंपोनेंट है और उसका एक स्पॉन्जी हिस्सा, 2 हिस्से हमने बताए थे, और जो सॉलिड 80% इसका सॉलिड हिस्सा है। अब उसमें हमने आपको पीछे सेल में जाके क्या बताया कि सेल जो है, इस बोन के जो सेल है, इसके 4 किस्म के सेल हैं। ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोजेनिक। ऑस्टियोसाइट्स तो सेल है, उसकी नॉर्मल सेल है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है कि उस सेल के अंदर जो खराबी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी टूट फूट को वो बनाता है, उसको ठीक करता है। ऑस्टियोजेनिक्स क्या है, मास्टर सेल है, जो इन सेल के अंदर कोई भी सेल कम हो जाता है ज़्यादा तो उसको पूरा बनाता है नए सेल को। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या है कि जो इस बोन के स्ट्रक्चर को खराब करता है, तबाह करता है। दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर। आगे ले आइए, नहीं इसी को ले आए, इसको पूरे ले जाए। अब इसमें जो है, इसमें जो ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये इसको दुरुस्त करने का जिम्मेदार है। और इधर ले आए, इधर ले आए, इधर ले आए। ये ऑस्टियोक्लास्ट, ये सेल क्या है, ये ऑस्टियोक्लास्ट है। अब ये देखें, ये थोड़ा ऑस्टियोक्लास्ट, प्री ऑस्टियोक्लास्ट, ये देखें इस बोन को खाई जा रहा है, खाई जा रहा है ना। अब ये ज़्यादा खराबी होगी तो ये समझो कि ऑस्टियोपेनिया है, और ये ज़्यादा खराबी हो गया है, थोड़ा सा ऊपर करें तो ये बोन को खा गया है। ऑस्टियोब्लास्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट रीजॉर्बेशन बाय ऑस्टियोब्लास्ट, ये इसकी तोड़ फोड़ का जिम्मेदार ये सेल है। और अब आगे में इसकी वजह यह है कि जब मेनोपॉज होगा या मर्द में एजिंग फैक्टर आएगा तो क्या होगा कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो इनएक्टिव होता जाएगा, उसका सोर्स बंद हो गया, उसको स्ट्रेंथ बंद होगी, तो ये ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट। तो जो ही हम उस प्रोसेस पे काम करेंगे तो ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये इसका फंक्शन रुक जाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट तेज हो जाएगा। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, इम्बैलेंस बिटवीन बोन रीअब्जॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन। वो कहता है कि बोन के बनने में और उसकी टूट फूट के बनने में ये प्रोसेस होता है, इसमें फर्क आ जाता है कि बन सही नहीं रहा, टूट ज्यादा रहा, तो फिर ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस होगा। लो एस्ट्रोजन, अब देखें जी कॉज क्या लिखता है, कॉज क्या लिखता है, लो एस्ट्रोजन, एजिंग, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट। उसको खुराक सही नहीं मिल रही, उसका एस्ट्रोजन लेवल कम है और उम्र ज्यादा हो रही है। तो हम ये, हमारे पास बड़ी दवाइयाँ, जैसे हम कहते हैं कि जी हमने ऑस्ट्रोजन बढ़ाना है तो हम सिपिया देते हैं, तो हम ऑस्ट्रोजन बढ़ा देते हैं। हम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये अर्ली मेनोपॉज ले आती है, हम उसको ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलियम अर्ली मेनोपॉज ले आती है।
लेक्सिस अर्ली मेनोपॉज ले आती है। अब देखें लेक्सिस का जो पॉइजन है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये क्या है, ये न्यूरोटॉक्सिक है और ये हीमोटॉक्सिक है। लेकिन यहां देखें लेक्सिस का एक और रोल आपको नजर आ रहा होगा स्नेक पॉइजन का, ये हार्मोनल भी टॉक्सिक है, ये हार्मोन को भी तबाह करता है। ये ना सिर्फ ब्लड की कंपोजिशन को चेंज करके बंदे को मारता है, ना सिर्फ नर्व को पैरालाइज करके बंदे को मारता है, बल्कि वो फैक्ट्री बंद कर देता है जिससे जनरेशन का इंसानी स्ट्रक्चर का अमल शुरू हो जाता है। और दोनों बड़ी दवाइयां आप देखें कि कहां से खुदा ने आपको दी है, एक पॉइजन स्नेक से दी हुई है बड़ी, और दूसरी सिपिया कहां से दी हुई है, मतलब एनिमल किंगडम से दी हुई है। और पहली जो सिम्टम इसकी जो मेनोपॉज की और बहुत सारी दवाइयाँ, आपकी ट्यूबर है, आपकी सबाइना है, आपकी सिपिया है, आपकी सल्फर है, आपकी फास्फोरस है, काफ़ी सारी और भी दवाइयाँ हैं। लेकिन हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये है कि ये जो 4 दवाइयाँ ये बड़ी हैं, 4 दवाइयाँ बड़ी हैं। अब वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन दिए जाते हैं, हार्मोन दिए जाते हैं, फिर धड़ाधड़ कैल्शियम खिलाया जाता है, धड़ाधड़ आपको सप्लीमेंट खिलाए जाते हैं, यही खिलाए जाते हैं ना जब प्रोसेस होते हैं, लेकिन वो बॉडी का हिस्सा नहीं बनता। अब उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, जब आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देने शुरू कर देंगे, और ये कहा जाता है कि आप 2-3 महीने से ज़्यादा आप जो है ना वो ये जो आपके सप्लीमेंट है इनको ज़्यादा यूज़ मत करें। उसकी वजह है कि फिर ये जाके किडनी पे डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे, और जब किडनी पे डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे तो रीनल फेलियर होना शुरू हो जाएगा। तो जो होम्योपैथी की दवाई है वो क्या मजे की साइंस है कि ये ना मटेरियल डोज जा रही है, ये सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, ये सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, ये न्यूट्रिशन रोल भी प्ले कर रहा है, ये मेडिसिन रोल भी प्ले कर रहा है। आप टनों के हिसाब से कैल्शियम खाते हैं, फास्फोरस खाते हैं, फॉस्फेट लेते हैं, वो आपकी बॉडी का हिस्सा ही नहीं, फिर जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आप के सिस्टम रेगुलेट हो जाएगा, सिस्टम रेगुलेट कहां से होगा कि आप उस एजिंग डिजेनरेशन प्रोसेस को रोकेंगे, आप एस्ट्रोजन बनाने की फैक्ट्री को दुरुस्त करेंगे। जब एस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाएगा तो सिस्टम रेगुलेट हो जाएगा। और वो कौन करेगा, अब लेक्सिस आपके पास है, आपके पास सिपिया है, आपके पास ओरोमेट है, आपके पास ट्यूबरक्लोनियम है, आपके पास सिफिनियम है, आपके पास सल्फर एंटीसोरिक है। तो वो मैं एक दवाइयों की पूरी मैंने लिस्ट डाली हुई है, तो साथ साथ मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस रोकने का वाइड हल जो है वो सिर्फ न्यूट्रिशन नीड पूरी करना नहीं है, सिस्टम को रेगुलेट करना बड़ा ज़रूरी है। और ये मैसेज है दुनिया की साइंस को कि वी आर साइंस जो सिस्टम को रेगुलेट करती है, जो दुरुस्त करती है। उसकी वजह यह है कि साइंस अब ये साबित कर चुकी है कि मेडिसिन के वाकई 2 रोल्स हैं, एक उसका टॉक्सिक रोल है, एक उसका नॉन टॉक्सिक रोल है, एक उसकी प्राइमरी फंक्शन है, एक उसका सेकेंडरी फंक्शन है। और सेकेंडरी फंक्शन जो है वो सिस्टम को रेगुलेट करता है, और प्राइमरी फंक्शन अगर मुसलसल इस्तेमाल करते जाएंगे तो प्रूव होंगी वो सिस्टम को ख़राब कर देगा। आगे चलते हैं। अच्छा, ये पैथोफिजियोलॉजी उसने दी है, osteoporosis, osteopenia, imbalance between the bone resorptions and the formation, low stage and aging, ये में हम इसको कर देते हैं। What is the osteoarthritis क्या है, ये आपका कार्टिलेज की डैमेज होने की ये एजिंग डिजीज है ये भी। अब ये देखें कि वो कह रहा है कि दिस इज पोस्ट मेनोपॉज ऑस्टियोपोरोसिस पैथोफिजियोलॉजी, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है। जब ऑस्टियोसन की डेफिशिएंसी होगी तो प्रोसेस क्या होगा, इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्ट सेल। समझ आ गई प्रोसेस को कि वो क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट को इंक्रीज कर देगा सेल बोन के अंदर। जब वो इंक्रीज होगा तो बेशक आप टनों के साथ उसको मिनरल खिलाते रहे, वो नहीं फिर होता, क्योंकि उसके अंदर एक दुश्मन पैदा हो गया है, बोन के अंदर एक सेल एक्टिवेट हो गया है। और आप कैल्शियम खिलाते रहेंगे
वो सेल एक्टिवेटर उसको उसका हिस्सा ही नहीं बनने देगा। तो जो ही हम पीछे चले जाएंगे, हम ऑस्ट्रोजन को इंक्रीज करने का करेंगे, हम लेक्सेस देंगे, हम सिपिया देंगे, हम ओरोमेट देंगे, आप देंगे, ट्यूबर देंगे, सल्फर देंगे, तो ये ऑस्ट्रोजन बनने का अमल शुरू हो जाएगा। ऑस्ट्रोजन बनने का अमल शुरू हो गया तो फिर ऑस्टियोब्लास्ट ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट कम होना शुरू हो जाएगा। है ना मजे की साइंस? दिस इज द होम्योपैथी। मैंने अभी एजाज अली, मेरे पास जो रेपटी पड़ी थी, मैं क्या उसमें नहीं थी, मैंने एजाज अली से मंगवाई सिंथेसिस के। मैं कह रहा मुझे वो भेज के, कहीं उसमें तो नहीं लिखी हुई है ये उसने दवाइयाँ, उसमें नहीं लिखी हुई है दवाइयाँ। तो जो काज हम उसको ही नहीं एड्रेस करें तो ऑस्टियोपोरोसिस कहाँ ठीक होगा, ऑस्टियोपोनिया कहाँ ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। हम पहली दफा होम्योपैथी में थेराप्यूटिक को रीसेट करने जा रहे हैं और ये ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया को हम नए अंदाज से देख रहे हैं। और नए अंदाज से नहीं देखते, नेचुरल अंदाज से देख रहे हैं, साइंटिफिक अंदाज से देख रहे हैं। और होम्योपैथी वाइज साइंस है जो आज मेरे पास छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, मैं उसको भी तो जिनकी हड्डियाँ टूटती हैं, आप यकीन माने मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई बच्चा नहीं रहा होगा कि जिसकी ऑस्टियोपोरोसिस रुका ना होगा और वो ठीक ना हुआ होगा। लोग ठीक हो जाते हैं। हम क्या करते हैं? कार्सिनोसन का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं? हम सिफिलिस का इस्तेमाल करते हैं, टीबी पे ड्रोसरा का इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबर का इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। और बेशुमार बच्चे हमारे सिम्फाइटम, देखें खुद नेचर को अगर समझने की कोशिश करें, सिम्फाइटम तोड़ने वाली टूटी हड्डी को जोड़ती है। तो जब आप इस पॉजिटिव फैक्टर को एड्रेस करके सिम्फाइटम का इस्तेमाल करेंगे, वो हड्डी टूटने ही नहीं देगी, वो हड्डी टूटने ही नहीं देगा। वो सिर्फ सिम्फाइटम अगर डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे तो 100 में से हो सकता है 5 पे काम करें, लेकिन हम पीछे जो उस प्रोसेस जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जब हम एड्रेस करेंगे तो हमारी सिम्फाइटम 80-90% एड्रेस करेगी। हड्डी जोड़ भी सकती है, वो हड्डी को टूटने से बचा भी तो सकती है ना, वो टूटने से बचा भी सकती है। इम्बैलेंस इन बोन रीमॉडलिंग, सेकेंडरी फैक्टर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अब मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि अगर मेनोपॉज नहीं है, एजिंग फैक्टर नहीं है, तो फिर कोई और फैक्टर क्या है? फिर जेनेटिक फैक्टर है, फिर जेनेटिक फैक्टर। फिर हम जीन्स पे गौर करेंगे और वो दुनिया की वाइड साइंस है। देखें, हमने कोई 17,000 बच्चा हमने रजिस्टर किया। आप सारे दोस्त मेरे, कोई ना कोई मेरे कैंप में ज़रूर बैठा होगा। वो सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो थैलासीमिया है, चाहे वो रिकेट्स है, चाहे वो मेंटल रिटार्डेशंस है, वो सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। चाहे हियरिंग लॉस है, चाहे ब्लाइंड है, या कुछ भी, सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। वो जेनेटिक ठीक है, हमसे 100% लोग ठीक नहीं होंगे, लेकिन हमारे से 70-80% लोग ठीक हुए। इसका मतलब है कि हमने जिस हद तक हमने समझा था उस हद तक हमने एड्रेस किया तो वो बच्चे ठीक हुए। तो होम्योपैथी साइंस ये है कि अगर दुरुस्त तरीके से इसको एड्रेस किया जाए तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने की सलाहियत रखती है। ठीक हो गया जी? Senile osteoporosis, age-related change in the bone remodeling, फिर हार्मोनल चेंजेस हैं, डिक्रीज फिजिकल। अच्छा, अब लोग जो हैं वो ये कहते हैं, एक असेसमेंट है ना, वो कहते हैं जी आपकी बॉडी, आप बैठे 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 आप ना एक्सरसाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें भी ठीक होती हैं, तो आपका लाइफस्टाइल भी बड़ा डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल एक्सर्शन ही कोई नहीं है, आप बोन्स को स्ट्रेंथ ही नहीं दे रहे, आप उसको मोबाइल ही नहीं कर रहे, आप चलते ही नहीं हैं। तो एक काज उन्होंने ये भी किया, डिक्रीज द फिजिकली एक्टिविटीज। फिर आपको बच्चे जनती है औरत, बच्चे जनने वाली औरत कमजोर हो जाती है, आप उसको खाने का भी कुछ नहीं दे रहे, आप उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पूरी नहीं कर रहे, तो फिर भी उसको भी ऑस्टियोपोरोसिस होगा। टूट जाती है बच्चे, और बच्चे भी कोई 15-15, 10-10, 8-8 जनती हैं,
5-5, 6-6, 7-7। तो एक जिन्स से एक नई जिन्स बनती है, उसके सारे मिनरल, उसके अंदर की सारी जो उसकी अपनी स्टोरेज है, अपनी कैपेसिटी है, वो सारी एक बच्चे के डेवलपमेंट में लगती है भाई। तो क्या आप उसको वो कॉजेटिव फैक्टर, जो न्यूट्रिशनल कॉजेटिव फैक्टर है, उसको भी आप एड्रेस करते हैं या नहीं करते? और अगर आप उसको नहीं करते तो वही फिर टीबी में चली जाएगी, वो किसी और बीमारी में चली जाएगी। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, बहुत ज़्यादा अरसे तक जोड़ों में या हड्डियों में कोई इन्फ्लेमेशन या बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन रह जाती है, तो वो भी बोन के अंदर डिजनरेशन को प्रोसेस करती है। जैसे सीआरपी रेज रहता है अक्सर, या कोई और इन्फेक्शन रेज रहता है, तो फिर आपका ये सिस्टम, फिर जेनेटिक फैक्टर्स है जिसका मैं जिक्र कर आगे चल। अब ये देखें जी, ये हेल्दी बोन है, इसके अंदर जो डॉट देखें, छोटे छोटे डॉट्स हैं। ये सॉलिड हिस्सा है, जो डॉट में ये सॉलिड नहीं है, जो दूसरा ये सॉलिड हिस्सा है, ये सॉलिड हिस्सा नहीं है। और जब ऑस्टियोप्रोसिस होता है तो ये डॉट्स देखें, इसकी तादाद, अब ये क्या बिल्कुल जाली बन गई है, ये देखें ना, ये बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स हैं, बाकी सारा सॉलिड बोन है। अब इसमें सॉलिड बोन कम हो गया है, जो सही सॉलिड स्ट्रक्चर था वो कम होता गया, और ये देखें दूसरा स्पेसेस बढ़ती गई है। दिस इज द ऑस्टियोप्रोसिस। आप एक्सरे पे देखेंगे पता लगेगा बिल्कुल जाली है, खाई हुई है। दिस इज द ऑस्टियोप्रोसिस। आगे चलते हैं। ये वही बात है कि ये देखें कि जब ये हड्डी की वो हालत होगी तो फिर ये यूं ही दबाएंगे या ज़रा सी भी चोट लगी तो कड़क करके टूट जाएगी, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। वो जैसे दीवार के अंदर सीमेंट सरिया पूरा बजरी भरी हुई है, वो है नहीं, वो ख़त्म होगी तो फिर टूटने में आसानी होगी। आगे चलते हैं। अब फिर उसने 3 स्टेजेस आपको दिखाई हैं। ये पहली क्या है, ये हेल्दी बोन है। अब इसमें देखिए बिल्कुल बारीक डॉट्स हैं, कम डॉट्स हैं, बारीक हैं, छोटे हैं, और ये बढ़ते गए हैं, ये ऑस्टियोपेनिया। फिर ये और बढ़ गए, ये है ऑस्टियोप्रोसिस। एंड ये देखिए बिल्कुल आपका सॉलिड स्ट्रक्चर खत्म हो गया है और ये डॉट्स बढ़ गए हैं, इसको कहते हैं सीवियर ऑस्टियोप्रोसिस। A condition characterized by the lower than normal bone density, lower लेकिन नॉर्मल से कम, ये ऑस्टियोपेनिया है, often considered as a precursor to osteoporosis but not always, कि ये ऑस्टियोप्रोसिस का हिस्सा बन जाती है, लेकिन हम यहाँ रोक भी सकते हैं। Require monitoring and prevention measure due to the risks of the low bone density causing fracture। हम इसको जब ये शुरू हो जाए तो हम इसके कॉजेस को एड्रेस करके हम इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। आगे चलते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस वैसे क्लिनिकली बंदा चलता फिरता वो कहता है ठीक नजर आएगा आपको, फिर अचानक हड्डी टूटेगी तो पता चलेगा कि ऑस्टियोप्रोसिस है, हैं जी। एसिम्प्टोमेटिक अनटिल फ्रैक्चर, उस वक्त तक नहीं पता चलता जब तक फ्रैक्चर ना हो जाए, क्योंकि हम तो अपना एनालिसिस ही नहीं कराते, ऑस्टियोपेनिया हो गया है। तो कॉमन फ्रैक्चर क्या होता है, हिप्स का फ्रैक्चर हो जाएगा, वर्टिब्रा रिस्ट का हो जाएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट पेन स्टिफनेस रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ द। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो मरीज आपको कहेगा जी मेरे जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, अब मैं चलता हूँ तो दर्द बढ़ता है, अब मैं चलता कहाँ, अब फिर डॉक्टर क्या कहता है जी आपने कुर्सी पे नमाज पढ़नी है, जी आपने वो सजदा नहीं देना, इलाज कोई नहीं है, आपने कुर्सी पे नमाज पढ़नी है। ये जो प्रोसेस कार्टिलेज जब बोन उड़ जाएगी तो क्या होगा, नहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये एज रिलेटेड डिजीज है, इसको कहें, इसमें ये अब देखें ये कार्टिलेज उड़ गई ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये मेम्ब्रेन उड़ गई रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यहां जमा हो गया यूरिक एसिड के क्रिस्टल तो ये गाउट हो गया, यहां बैक्टीरिया आ गया इसी जगह पे तो इन्फेक्शियस आर्थराइटिस हो गया। ठीक हो गया जी।
हालात चारों के अलग अलग हैं। और यहाँ एक और भी काम होगा, वो काम ये क्या होगा कि यहाँ जब इंजरी होगी तो फिर ये देखें ना, लिगामेंट ने इसको पकड़ा हुआ है। अब इंजरी लिगामेंट्स की भी हो सकती है, इंजरी कार्टिलेज बोन भी हो सकती है, इंजरी से मेम्ब्रेन भी उड़ सकती है। तो फिर हमारे पास हर इंजरी की दवाई मौजूद है कि लिगामेंट की इंजरी है तो आर्निका, बैलस, पल्मस, रूटा है। बोन की इंजरी आ गई तो हमारे पास सिम्फाइटोम है, रूटा है, ऑरामेट है, कैल्शियम फॉस है, हमारे पास वो दवाइयाँ हैं। अब मेम्ब्रेन की इंजरी आ गई तो फिर हमारे पास कॉल्चिकम है, हमारे पास ब्रोयोनी है, हमारे पास और को एक रेंज है ना। मजे की बात, हम कहते हैं सिम्टोमेटोलॉजी। व्हाट इज द सिम्टोमेटोलॉजी? कि बोन के अंदर, जॉइंट के अंदर पेन है, दिस इज अलामत। अब पेन क्यों है? ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पेन क्यों है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पेन क्यों है? गाउट है, पेन क्यों है? इंजरी है, क्या है? और ये इसकी हर जगह की कॉज को हम दुरुस्त करें। अब ऑस्टियो डिजेनरेशन प्रोसेस आ गया जी, अब डिजेनरेशन, अर्ली डिजेनरेशन प्रोसेस आ गया। एक बंदे की नॉर्मल लाइफ को 100 साल में भी कुछ नहीं होता, उसकी डिजेनरेशन प्रोसेस जो है 40-50 साल में आ गई है। क्या वो मेनोपॉज है? एजिंग फैक्टर है। और हमने यहाँ 2-3 चीजें ऐसी पकड़ी हैं कि ये डिजेनरेशन सिफिलिस सबसे ज्यादा करता है, ये डिजेनरेशन साइकोसिस सबसे ज्यादा करता है, ये डिजेनरेशन टीबी सबसे ज्यादा करती है। और हम सारा दिन यह क्या करते हैं कि सिफिलियम देते हैं, ऑरोमेट देते हैं, ट्यूबर देते हैं, ड्रोसरा देते हैं, मेडोरिनम देते हैं, और हम इस डिजेनरेशन के प्रोसेस को फिर क्या करेंगे? हम कैल्शियम फ्लोर देंगे। हम यहाँ जब ये डिजेनरेट होगी, आपस में ये जुड़ जाती है, तो हम कैल्केरिया फ्लोर देंगे, जो जहाँ ऑस्टियोफाइट डेवलप हो जाती है, जहाँ नोकें निकल आती हैं तो वो करेगी। ऑरोमेट और कैल्केरिया फाल देंगे, पीछे सिफिलियम, ड्रोसरा, मेडोरिनम जब लगाएंगे तो क्या करेगा? उस प्रोसेस को रोकेगा। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये डिजेनरेशन के हम दोबारा जब कराते हैं तो बिल्कुल स्पेस उसी तरह बनी होती है, स्पेस उसी तरह बनी होती है। जब 6 महीने, 5 महीने, 2 महीने, 4 महीने बंदा इलाज करता है तो अपनी एक पैथोफिजियोलॉजी है। आप कार्टिलेज डैमेज होगी तो कौन सी आप दवाई देंगे जी? आप ऑस्टियोफाइट बन रहे हैं तो कौन सी दवाई देंगे जी? अब अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हम इलाज नहीं कर सकते, हम वो एड्रेस करेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है। और देखें, मैं बेशुमार हमारे पास एक चीज़ को हम लेके भी अगर देखते हैं ना, हम स्ट्रेप्टोकोकस का जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इस्तेमाल करते हैं तो बेशुमार केसेस कि एज इंटरकरेंट रेमेडी आप उसके बाद कैल्शियम देते हैं, आप ओरोमेट देते हैं, आप रीडम देते हैं, आप कुछ भी देते हैं, उसको रिकवरी देता है, क्योंकि हमने रूमेटॉइड का बेसिक काज को एड्रेस कर लिया। इसी तरह एजिंग क्यों करती है? आपका एजिंग की कंपोजिशन में क्या चीजें शामिल है? बोन के कैल्शियम है, फास्फोरस है, कोलेजन्स है, आपका सोडियम है। यही हमने पीछे डिस्कस करी है, यही चीजें हैं। और यही चीजें जब आप पोटेंसी में देंगे तो क्या करेगा? कैल्शियम को रेगुलेट करेगा, फास्फोरस को रेगुलेट करेगा। और पीछे कॉजेटिव फैक्टर क्या है? डिजेनरेशन का कॉजेटिव फैक्टर क्या है? सिफिलिस है, टीबी है, साइकोसिस है। और हमने आपको पीछे जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है 10 एपिसोड हमने और डाले हुए हैं, जिसका मैं आगे जाके, मैं तो चूंकि यहाँ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ 4-5 प्रॉब्लम है जी, सिम्टम एक है। अलामत क्या है? दर्द है, मूवमेंट नहीं कर सकता, ये अलामतें हैं। लेकिन कहीं रूमेटॉइड है तो सिनेवियल मेम्ब्रेन्स खराब हो रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो कार्टिलेज बोन उड़ रही है, इन्फेक्शन है तो यहाँ इन्फेक्शन हो गया है, गाउट है तो यहाँ क्रिस्टल जमा हो गए, तो फिर यूरिक एसिड की दवाइयाँ देंगे ना, फिर डिजेनरेशन की दवाइयाँ देंगे ना, फिर जो इन्फेक्शन आपने निकाला है उसके अंदर उसका कल्चर का है, उस इन्फेक्शन की दवाई देंगे ना।
इसी तरह ठीक करने गया, आप कहते हैं हमने अलामात के इलाज करना है। कैसे हम अलामात से इलाज करना है? वो तो आप कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे तो जोड़ों में दर्द है। एसेस किसने करना? ये रूमेटॉइड है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गाउट है, सेप्सिस है, इंजरी है, ट्रॉमा है, क्या है? अब एक बंदे का जॉइंट पेन है तो आप ट्रॉमा है उसको, तो आप उसको क्या रूमेटॉइड की दवाई देंगे? आप उसको क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस की दवाई देंगे? ऐसे तो नहीं ठीक होगा ना। उसको तो ट्रॉमा की दवाई चाहिए भाई, उसको तो आर्निका चाहिए, उसको तो रूटा चाहिए, उसको तो बैलेंस परनस चाहिए, उसको तो सिम्बाटम चाहिए। तो ऑस्टियो अगर इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन का काज हम देखेंगे ना। गाउट है तो हम यूरिक एसिड की दवाई उसको देंगे ना जी। चलिए अब ये जरा दिखाना, ये देखना जी, थोड़ा ऊपर करें। दिस इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस। जरा देखा है जी जोड़, ये कार्टिलेज बोन, और मैं आपको ये बताऊं ये कार्टिलेज बोन डेवलप हो जाती है, ये डेवलप हो जाती है। आप इसको जब आप इसको देते हैं, मेडोनियम देते हैं, आप इसको ड्रोसरा देते हैं, आप इसको ओरामेट देते हैं, आप इसको कल्केरिया फ्लोर देंगे तो कल्केरिया फ्लोर ऑस्टियोफाइट भी बनाती है और यहाँ से इसको बोन को उड़ा भी रख देती है। आप इसको ओरामेट देंगे वो साथ साथ डिजनरेट कराएगी। कॉजेक्टिव फैक्टर, सिफिलिस, टीबी, साइकोसिस को आप एड्रेस करेंगे, पीछे उसका निचोड़ लगाएंगे और आप आगे इसके जोड़ की आप कल्केरिया फ्लोर देते हैं, ओरामेट देते हैं, ये ठीक हो जाएगा। और अगर यहाँ क्रिस्टल डेवलप हो जाते हैं तो फिर आर्टिका यूरन दें, आप लिथियम कार्ब दें, आप यूरिक एसिड दें, आप लिथियम कार्ब दें, आप थैलासफी दें, तो क्या आप यूरिया दें, तो फिर क्या होगा कि वो वहाँ से आप बरबरस दें, तो जो ही क्रिस्टल रिमूव हो गए जो ठीक हो जाएगा। और ये देखें, दिस इज द रूमेटॉइड। ये अब ये देखें, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें क्या कार्टिलेज बोन उड़ गई। अब ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसके साथ देखें कि जब सिनोवियल ये मेम्ब्रेन भी उड़ गई, इसके अंदर ये मेम्ब्रेन बची हुई है, देखिए ना ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर ये मेम्ब्रेन बची हुई है, इसके अंदर ये भी गई। आप यू एक्स मजे की तो बात, हम यू एक्सरे देखें तो आप कहें ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आगे चलते हैं। A degenerative joint disease primarily affecting the cartilage of the joint. Cartilage is the protective tissue covering the end of the bones. Cartilage क्या है कि protective है, कि सख्त है ना बोन सख्त है, उसके अंदर खुदा ने एक नरम हिस्सा रखा है उसके अंदर। दिस इज द कार्टिलेज बोन। यहाँ हार्ड बोन होती तो फिर ये नाक जला सा भी लगता तो टूट जाता। दिस इज द कार्टिलेज बोन, है ना, ये कार्टिलेज बोन। इसी तरह बोन के अंदर उसने एक कार्टिलेज बोन कुछ नहीं रखी है ताकि शॉक अब्जॉर्बर है, पीछे सख्त बोन है, एंड पे उसने शॉक अब्जॉर्बर लगा दिया और उसके अंदर फिर फ्लूइड डाल दिया ताकि उसकी फ्रैक्शन रहे। और ये शॉक अब्जॉर्बर इसके अंदर लचक है, जब आप यूं करते हैं तो ये लचक है, वगरना बोन आपसे टकराए तो वैसे ही बोन फ्रैक्चर हो जाए, समझ आइए। और कार्टिलेज बोन्स पे आपकी दवाइयाँ भी बड़ी मजे की, आपकी अर्जेंटम बहुत अच्छा कार्टिलेज बोन पे काम करती है, आपकी ओरामेट बड़ा अच्छा काम करती है, कल्केरिया फ्लोर बड़ा अच्छा काम करती है। आगे चलते हैं। Osteoarthritis is a type of arthritis that cause the cartilage breaking down in the joint, leading to pain and stiffness. To manage osteoarthritis pain, exercise regularly and improve flexibility and strength. Losing weight, वो तो आपके वज़न कम करें ताकि आपका वज़न ना हो, लेकिन ये है कि ये तो एक मैनेज करने वाली बात है। लेकिन जब तक कार्टिलेज बोन ठीक नहीं होगी, उसको हम रोकेंगे नहीं, उस वक्त तक आप इसको ठीक करने की सलाहियत नहीं रखते। आगे चलते हैं जी। ये वो आप देखेंगे इसने
फिंगर के जॉइंट्स भी दिखा दिए आपको कि इसके अंदर डिफॉर्मिटी भी आ गई है अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में। आगे चलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस वर्सेस आर्थराइटिस, ये हेल्दी बोन है जी, हेल्दी नहीं है। और ये देखें ऑस्टियोआर्थराइटिस का जोड़ है, ये देखें खाया गया यहाँ से। और यहाँ और भी क्या हो गया, ये बोन्स पर भी निकल आया, बोन्स पर निकल आया। और मिनिमाइज जॉइंट स्पेस जो है वो मिनिमाइज होगी, डैमेज कार्टिलेज हो गया, मिनिमाइज जॉइंट स्पेस होगी। और फिर बोन के नोके निकल आई। और आप सिर्फ नोकों निकलने की दवाइयाँ देखें ना, हमारे पास इतनी अच्छी सी दवाइयाँ हैं नोके निकलने की। हमारे पास कैलकेरिया फ्लोर है, हमारे पास एक्ला लावा है, हमारे पास परसेटिला है, हमारे पास रोडोडेंड्रॉन है, हमारे पास फाइटोलाइका है, हमारे पास कॉन्चिलिनम है। और हमारे पास एक और दवाई आप डॉक्टर बैठे हुए उन्होंने निकाली हुई है, टार्टिकम एसिड, डॉक्टर वहीद अजीमी। तो और मैंने पढ़ा तो बड़ी बड़ी कॉन्चिलिनम को अगर आप देखें तो उसके अंदर हर जगह आपको स्पर्म नज़र आ रहा है। अब ये जो टार्टिकम एसिड है इसकी हील के अंदर नोक निकली हुई स्पर्म बन रहा है। इसी तरह फाइटोलाइका का यहाँ बन रहा है। तो दुनिया में देखें हम, हमारे पास खुदा ने ऑल्टरनेटिव कितना रखा हुआ है। दुनिया की फास्फोरस ऑस्टियोफाइट्स बनाती है और हम मेट ऑस्टियोफाइट्स बनाते हैं। ये जबड़े के जो ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं, यहाँ जो बोन के ऊपर स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो एक्ला लावा करता है। और यहाँ का कैंसर हमने बोन के ऊपर जो डेवलप होता है, मैंने बेशुमार कैंसर के केसेस जॉ के जो कैंसर बोन्स के ऊपर बनते हैं वो हमने एक्ला लावा से ठीक ही हैं। तो हमारे पास तो रेंज इतनी बड़ी है। आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज है जी ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला कि आप किस तरह की एक्सरसाइज करें। आगे चलते हैं जी। डायग्नोसिस क्या है? डेक्सा स्कैन है जी, हैं जी। जब आप डेक्सा स्कैन कराते हैं तो ये आपको उसकी मिनरल की डेंसिटी, आपको स्ट्रक्चर का बता देता है कि इसके अंदर क्या तब्दीली आ गई। टू स्क्योर नॉर्मल ऑस्टियोपेनिया 1 to 25, ऑस्टियोपोरोसिस 25। तो डेक्सा स्कैन के ऊपर आपको वो लिख के आपको पिक्चर आ जाएगी और उस पर नीचे कमेंट्स भी लिखा होगा। तो ऑस्टियोसाइट क्लिनिकल फीचर, एक्सरे जॉइंट कब कराएंगे तो उसमें क्योंकि बोन की डेंसिटी आपने देखनी है। दवाइयाँ में आगे बड़ी मज़े की हमारे पास दवाइयाँ में भी, तो थोड़ी शॉर्ट में कमेंट्री कर रहा हूँ जहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम, लेकिन मैं डायरेक्ट दवाइयाँ भी बोलूँगा कि हर दवाई का अपना एक फीचर है। जब आप उस दवाई को समझेंगे तो फिर उठा के आप जान लगाते जाएं, आपका मसला हल हो जाएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोफाइट्स आप क्लिनिकली यूँ देख सकते हैं। आगे चलें जी। अब मैंने आपको कहा था इसमें क्या होता है, आपको कैल्शियम, फास्फोरस, ALP, विटामिन D और PTH पैराथायराइड हार्मोन्स को भी चेक करना है। वो कैल्शियम का रेगुलेटर है। तो इसका भी आपके पास सर कोड है, PHD आप दे सकते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड अक्सर गुर्दों वाले के पैराथायराइड ग्लैंड इंक्रीज कर जाता है, वो कैल्शियम बढ़ जाता है। तो वो पैराथायराइड ग्लैंड जब कराएंगे तो इसके नॉर्मल वैल्यू से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, वो वर्क कर करके ना अपनी वो बढ़ जाता है। सेकेंडरी कॉज टू एक्सक्लूडेड ऑस्टियोआर्थराइटिस, लैब यूजुअली नॉर्मल, बाद दफ़ा लैब नॉर्मल होती है फिर भी ऑस्टियोआर्थराइटिस। आगे चलते हैं। प्रिवेंशन क्या है? न्यूट्रिशन है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, अर्ली स्क्रीनिंग, वक्त से पहले से अगर आप स्क्रीन करा लेते हैं तो आपको पता। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। फिर उसने दिखा दिया आपको ऑस्टियोपेनिया, स्पॉन्डिलोलाइसिस पे आते हैं। डिजनरेशन डिसऑर्डर ऑफ द स्पाइन। हम लॉन्ग बोन्स को समझ रहे थे, हम जॉइंट्स को समझ रहे थे,
अब हम जो मेन स्ट्रक्चर है, अगर आपकी स्पाइन कहीं से डैमेज हो जाती है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर आपका बैठना, उठना, चलना, फिरना, पेन, सारी आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़ डैमेज हो जाती हैं। दिस इज द स्पाइन। स्पॉन्डिलोसिस कहाँ होगा? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होगा? ये मोरे खराब होंगे। ये दरमियान वाला थोरेसिक है, उसके नीचे लंबर है, उसके नीचे सैक्रल है, उसके नीचे कॉक्सिक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जरा। वो कहते हैं डेफिनेशन क्या है? स्पॉन्डिलोसिस इज एज रिलेटेड डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ द स्पाइन इन्वॉल्व डिस्क, वर्टिब्रा बॉडीज एंड फैक्ट्स जॉइंट्स कॉमन इन सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन। आगे चलते हैं। अच्छा, मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये बहुत कॉमन मिलता है हमें। सर्वाइकल बहुत कॉमन है, लंबर बहुत कॉमन है, लेकिन थोरेसिक कॉमन नहीं होता। आप याद रखें, जब थोरेसिक के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मोस्टली क्या होगा? मैलिग्नेंसी होती है, या कोई ना कोई ग्रोथ होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को, सर्वाइकल को भी सपोर्ट है, सारे पीछे वाले स्कैपुला, ये सारी सपोर्ट है। नीचे जो लंबर एरिया है इसको भी सपोर्ट है। थोरेसिक जो है इसको ये बस सिर्फ ये रिब्स की सपोर्ट है इतनी स्ट्रॉन्ग है, और ये बीच में से सारा खाली है, इसको सपोर्ट नहीं है इतनी। लिहाजा यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ये रेयर होता है, और ये समझें कि फिर कोई मैलिग्नेंसी आ गई है, कोई ग्रोथ आ गई। आगे चलते हैं। ये है जी पूरा स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7। ये सर्वाइकल के वर्टिब्रास हैं, 12 जो है थोरेसिक के हैं, 5 लंबर और सैक्रल के हैं, और 3 कॉक्सिक के हैं। अब व्हाट इज द हेल्दी सर्वाइकल स्पाइन? ये हेल्दी है जी, इसमें कोई बल्ज नहीं है, ये कुशनिंग है इसके दरमियान, ये कुशनिंग है, ये कोई बिल्कुल लाइन है यूं जा रही है, फिट, कोई मसला नहीं है। आप जरा इसको बड़ा करें जी, इसको, ये समझने वाली बात है, इसको बड़ा करें जरा। आप देखें कि वो ये क्या आ गया, ये डिस्क बाहर निकल आई। डिस्क को बिल्कुल इस तरह होना चाहिए था ना अंदर, अब ये डिस्क बाहर निकल आई। क्या होगा कि आपके इस वर्टिब्रा पे कोई प्रेशर आ गया, या डिसलोकेट होगी, कोई प्रेशर आ गया इस पे। जब प्रेशर आया तो डिस्क सिरक के बाहर आ गई। इसको लिखा होता है बल्ज। ये देखा ना, बाहर आई हुई है, ये लाइन आउट कर गई है। ये मोस्ट कॉमनली बल्ज क्यों आ जाता है? कोई वेट उठाया, कोई डैमेज हुआ, कोई लिगामेंट आपका कमजोर हो गया, तो प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकता तो बल्ज आ गया, ये बाहर निकले। नजर आ रही है जी? जब ये बल्ज बाहर आएगा तो ये नर्व पे कंप्रेशन डालेगी, अपनी जगह छोड़ गई है, डिसलोकेट होगी, अपनी जगह से हट गई है। यहां कौन सी ज्यादा दवाई काम करती है? रूटा। या कौन सी करती है? आर्निका। या कौन सी करती है? ऑरोमेट। या कौन सी करती है? बेलेस्पर्नस। और फिर इसके पीछे ड्रोसरा मेडोरिनम, ठीक है जी, सिफलिनियम, ताकि इसको स्ट्रेंथन करने के लिए। दिस इज द बल्ज। बल्ज में ये डिस्क बाहर आ गई, अब बोन्स पर आ गया। ये देखें, डिस्क अपनी जगह मौजूद है, अंदर है ना, ये देखें डिस्क अंदर है, बड़ा कर सकते, ये डिस्क अंदर है, यहां डिस्क बाहर आ गई है। अब ये डिस्क अंदर है, यहां जो वर्टिब्रा का ये बोन है, यहां ऑस्टियोस्पर बन गया, ये लाइन आउट कर गया ना। ये देखें अंदर है, ये अंदर है, ये अंदर है, ये बाहर नोक निकल आई, ये नोक। दिस इज द स्पर, दिस इज द ऑस्टियोफाइट। तो यहां कौन सी काम करेगी? कल्केरिया फ्लोर काम करेगी। यहाँ कौन सी काम करेगी? फास्फोरस काम करेगी। यहाँ कौन सी काम करेगी? एक्लालावा करेगी। यहाँ कौन सी? कॉन्चिलिना। ये स्पर है और बहुत इफेक्टिव है फास्फोरस और कल्केरिया का बड़ा। यहाँ सिफलिनियम, ऑरोमेट, फास्फोरस, कल्केरिया, सिफलिनियम इसका मियाज़मेटिक दवाई बनती है,
दूसरा इसकी मियाज़मेटिक दवाई बनती है, और पैथोलॉजिकली जो दवाइयाँ बनती हैं वो फास्फोरस और कैल्केरिया फ्लोर बनती हैं। ओवरनाइट बाज़ दफ़ा ये ओवरनाइट पेंट बेहतर हो जाता है, ओवरनाइट। ये इतनी इफेक्टिव दवाइयाँ हैं ओवरनाइट। और यहाँ देखें कि ये जब बल्ज आता है, इस नर्व्स को फौरी रिलीज हमारी कौन सी दवाई करा देती है? मैग्नीशिया फाल दें, आप आइपेरिकम दें, आप इसको फौरी रिलीज भी करवा देती है। मजे की पैथोलॉजी है ना। आप कहते हैं सिम्टम तो आपके पास दर्द लेके आया हुआ है, इधर से बल्ज है, इधर तो ऑस्टियोफाइट है, स्पर्म निकल आया है। अब आगे और चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, नहीं उसी को ऊपर करें, एक और पैथोलॉजी है। अब यहाँ देखें, अगर आपको नजर आ रहा कि ये डिस्क का देखें साइज कितना मजे का साइज है। अब यहाँ डिस्क खत्म हो गई है, इसको क्या कहेंगे? नैरो डिस्क स्पेस। डिस्क जो ही खत्म होगी, बोन आपस में जुड़ गई हो, हैं? इसको कहते हैं नैरोइंग। यहाँ पैथोलॉजी क्या आ रही है? बल्ज आ रहे हैं, डिस्क बाहर आ गई है, स्पर आ गया, नोके निकल आई, और यहाँ डैमेज हुई तो क्या होगा? बोन स्पेस रिड्यूस कर गया। अब जब स्पेस रिड्यूस कर गया तो दवाई कौन सी फिर चलेगी? वो कॉजेटिव फैक्टर ड्रोसरा, सिफिलिनियम, ट्यूबरक्लोनियम, वो पीछे ओरामेड चलेगा, और इस स्पेस को हम दोबारा करेंगे, फास्फोरस देंगे, सिफिलिनियम देंगे, कैल्केरिया फ्लोर देंगे। यहाँ एक और दवाई बड़ा अच्छा काम करती है, वो है आपकी पेरिस क्वाड्रिफोलिया। पेरिस क्वाड्रिफोलिया अब ऊपर वाला स्पाइन के अंदर जो मिसाइल आते हैं वो डिफरेंट है, नीचे वाले स्पाइन के थोड़े से जो लोअर लब्बर आएंगे उसके मिसाइल। यहाँ मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर स्पर बनते हैं, ज़्यादातर स्पर बनते हैं, बाकी भी चीज़ें होंगी, बल्ज भी होगा, नैरिंग भी, लेकिन स्पर ज़्यादा बनता है। आगे चलते हैं। आप कहते हैं अलामात का हम इलाज करते हैं, यहाँ अलामात कहाँ गई? यहाँ कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करना है, और कॉजेटिव फैक्टर पे दवाई मौजूद है। आप जरा इससे बोलो, कोई पढ़े ना, नशा आ जाता है आपको। ऑस्टियोफाइट, बल्ज, डिसलोकेशन, हर चीज को डिस्कशन कर, कैरीज, डिके, सब कुछ डिस्कशन। अब ये आ गया जी स्पॉन्डिलोलाइटिस, ऑस्टियोफाइट्स। ये देखिए जी नोक निकली, ये नोक निकली हुई है डिस्क पे, ये इधर नहीं निकली, इधर इन्फ्लेमेशन, ये और चीज़ है, ये नोक निकली हुई है। इसको कहेंगे, जब नोक निकलेगी तो स्पॉन्डिलोसिस है, जब नोक निकलेगी तो क्या होगा? स्पॉन्डिलोसिस है। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो स्पॉन्डिलाइटिस है। जोड़ के अंदर सोजस हो गई है तो स्पॉन्डिलाइटिस है, जोड़ के अंदर ऑस्टियोफाइट डेवलप हो गया तो स्पॉन्डिलोसिस है। दिस इज द मेडिकल लैंग्वेज है। आपको कोई और जी ऑस्टियो स्पॉन्डिलोसिस है तो आपको समझ आएगी व्हाट इज द स्पॉन्डिलोसिस? ऑस्टियोफाइट्स। व्हाट इज द स्पॉन्डिलाइटिस? इन्फ्लेमेशन है। हम ये भी नहीं समझना चाहते, हम ये लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि ये जिस तरह पश्तून से बात करता है, जिस तरह अंग्रेज़ी दान से बात करता है, जिस तरह फ्रांसीसी से बात करता है, जिस तरह बंगाली में बात करता है, जिस तरह पंजाबी में बात करता है, इसी तरह डॉक्टरी की भी एक ज़ुबान है। डॉक्टर जब डॉक्टरी की ज़ुबान बोलेगा तो डॉक्टर उसकी ज़ुबान को समझेगा। और मज़े की आपको ये बात बताऊँ कि आपकी जनरल मखलूक जो है वो भी ये लैंग्वेज सीख गई है। प्रॉब्लम अब आपको आगे ये फेस करना पड़ेगा कि वो आगे कहेगा स्पॉन्डिलोसिस है, वो आपको कहेगा स्पॉन्डिलाइटिस है, वो कहेगा बल्ज है, वो कहेगा फाइट्स है, नैरिंग है। वो आपको अब अलम से ही नहीं बताएगा। मेरी बात गौर से सुन लें, अभी से सीख लें। वो नहीं बताएगा आपको अलामतें, उसने अक्सर की रीडिंग आपको आके बतानी है।
फिर क्या करेंगे आप? फिर कहाँ से अलामतें ढूंढेंगे? आप कहेंगे उठते आते बैठते आते ये होता है, तो वो कहते हैं यार केड़ी कहानियाँ पढ़ता है मेरे जो ऑस्टियोफाइट ठीक कर दे, मेरे हो सकता है तेरे को मेरा बल्ज है भाई वो ठीक कर दे, मेरा नर्विंग स्पेस कम हो गया, मुझे वो ठीक कराना है आपसे। वो आप ठीक करने की सलाहियत रखते हैं और आप इसको समझना ही नहीं चाहते। या तो साइंस के अंदर ये कैपेसिटी ही ना हो, साइंस के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है। नलायक कौन है? आप नलायक है, हम नलायक है भाई। वो तो उसके सिस्टम के अंदर सारी चीजें मौजूद है। 100 साल पहले एक बंदे ने किताब लिखी है, उसके अंदर सारा कुछ मौजूद है। और 200 साल पहले अगलों ने किताबें, आपने 200 साल पहले वाली भी किताबें अभी नहीं पढ़ी। आपने 200 साल पहले वाली भी किताबें नहीं पढ़ी। हम तो थेराप्यूटिक ही नया सेट करें भाई। हमने तो आपको बता दिया कि प्लाज्मा नहीं है, इसके अंदर मेडिसिन है। हमने तो आपको साइंटिफिकली बता दिया कि इसके 2 फंक्शन है। हमने नहीं बताया, लोगों ने साबित करके, साइंटिस्ट ने बता दिया कि प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी टॉक्सिक है, डिटॉक्सिक है, बता दिया लोगों ने। उस बेचारे का क्या कसूर है जो 200 साल पहले आपके लिए एक साइंस छोड़ के गया? आपने अपना नालायकी थोपी जा रहे हैं। और अब लोग जो है ना, ये जो लेक्चर देते फिरते हैं ना, इनको बोलने नहीं देंगे लोग। इनसे पूछें कि व्हाट इज द स्पॉन्डिलोसिस, व्हाट इज द स्पॉन्डिलाइटिस, व्हाट इज द बल्ज, व्हाट इज द ऑस्टियोफाइट्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। स्पॉन्डिलोसिस वर्सेस स्पॉन्डिलाइटिस, पेन एंड स्टिफनेस इन द स्पाइन, क्रॉनिक पेन एंड स्टिफनेस, बोन्स पर, इसमें बोन्स पर नहीं है, इसमें क्रॉनिक फटीग है, मस्कुलर वीकनेस है, रिड्यूस रेंज ऑफ द मोशन है, इसमें मसल कमज़ोर है, इसमें वो कहता है मैं अपना चलना रिलीज है, नमनेस एंड टिंगलिंग है, इसमें स्वेलिंग एंड टेंडरनेस है, रेडिएटिंग पेन इन द बॉडी है, ये अनएक्सप्लेन वेट लॉस है, क्योंकि वजह नहीं आपका वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन होगी तो वो आपका नॉर्मल फंक्शन नहीं रहेगा, लॉस ऑफ ब्लैडर और बवल कंट्रोल हो जाएगा। जब आपका स्पॉन्डिलोसिस होगा तो ज़रा उसके प्रेशर होगा तो आपका बवल मूवमेंट डिफ़िकल्टी टू वॉक होगा। आइज इन्फ्लेमेशन, अब देखा इसमें आई इन्फ्लेमेशन भी आ गई और मॉर्निंग स्टिफनेस आ गई। नेक्स्ट चीज, वेरी कॉमन आफ्टर द 40 years of the age, prevalence increase with the aging, ऑक्यूपेशनल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स इंपोर्टेड। आप ये देखेंगे बंदा काम क्या करता है, वेट लिफ्ट करता है, मजदूर है, किस फैक्ट्री में काम करता है, सारा दिन बैठा ही रहता है, उठता ही नहीं है, चलता नहीं है, फिरता नहीं है, तो उससे सारी चीज़ें। जब भी आप किसी की आपके पास मरीज आता है तो सबसे पहले पूछते हैं नाम क्या है, ताकि आप उसको दूसरे बंदे से डिफ्रेंशिएट करें। ये भी इसलिए नाम पूछते हैं। फिर आप उसको वालिदैन का भी, 2 बंदे एक नाम के भी आ सकते हैं, तो फिर आप उसके वालिद का नाम भी लिखते हैं। फिर हम उसकी एज लिखते हैं कि इसकी एज कितनी है, ताकि हम उस एज में रहें। ये ना हो कि हम 100 साल की अलामतें 2 साल के बच्चे से पूछनी शुरू कर दें। फिर उसका लिखते हैं प्रोफेशन, ये काम क्या करता है, क्या कोई प्रोफेशनल रिलेटेड डिजीज तो नहीं है। फिर वो रहता क्या है कि उस इलाके से वाबस्ता कोई डिजीज नहीं है। सिर्फ इस 4 चीज़ें 5 लिखने में भी आपको मैं समझता हूँ आधा केस आपका क्लियर हो जाता है। अब इसकी पैथो इंट्राब्लाडर डिस्क डिजनरेशन है, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन है, फिक्सेड जॉइंट डिजनरेशन है, लिगामेंट्स एंड थिकनेस। आगे चलते हैं जी, ये सारी में बयान, आगे चलते हैं जी। रिस्क फैक्टर एजिंग है, पुअर पोस्चर्स हैं। जब कोई डिजीज़ हो जाएगी, जब डिजीज़ नहीं होती तो चौकीदार सारा दिन खड़ा रहता है, 8 घंटे खड़ा रहता है ना, कुछ नहीं होता उसको। जब डिजीज़ होगी तो फिर 10 मिनट भी खड़ा नहीं रहेगा। तो फिर वो कहता है खड़ा ना रहो, कुर्सी पे बैठो, लेट जाओ, ये करो भाई। तो सारी वो चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ ठीक नहीं करेंगी। सिर्फ ये सहूलत हम आपको बता रहे हैं कि बस आप इस तरह बैठेंगे तो ठीक रहेंगे, नमाज कुर्सी पे पढ़ें, चले ना ज़्यादा, गाड़ी का इस्तेमाल करें। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? एज है, स्मोकिंग है, ओवरवेट है, नेक इंजरी है,
और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आगे चलते हैं जी। एजिंग है, ओबेसिटी है, सेडेटरी लाइफस्टाइल है, अब्डोमिनल मसल्स वीकनेस है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, ऑक्यूपेशनल प्रोलॉन्ग सिटिंग है। बहुत लोग लंबा भी काम करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि लंबा काम समझते हैं कि ऑस्टियोफाइट है, नरिंग है, बल्ज है, इंजरी है, फ्रैक्चर है, सारा कुछ पता चल जाता है। लैब फैंड से हम जब कराते हैं तो उसमें हम यूरिक एसिड का टेस्ट आ जाता है, बोनी स्ट्रेंथ, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप एग्जैक्ट उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जो उस बंदे का कॉज है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वो प्रिवेंशन ये है कि बस आप रेगुलर वेट करें, ख्वाब शक ठीक करें, वेट अच्छा रखें, एक्सरसाइजेज करें। आगे चलते हैं। अच्छा, इससे मिलती जुलती एक और बीमारी है जिसका हमने ऊपर जिक्र नहीं किया। हमने क्या किया? ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, रूमेटॉइड क्या है, गोट क्या है, और सस्पे क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। अब एक और बीमारी है जो कि बहुत इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन है, और इसका भी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इसको कहते हैं एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें यह होता है कि जो आपके जो मोरे हैं, एक पे दूसरा ये मोरे हैं, इनके अंदर स्पेस है। इसके अंदर ये होता है कि ये स्पेस ख़त्म करके ये आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में आसान काम, और इसको कहते हैं बम्बू स्पाइन भी कहते हैं। जैसे बांस का देखते हैं ना, बांस, उसमें निशान नजर आते हैं लेकिन उसमें कोई स्पेस नहीं होती। इसका दूसरा नाम लेमैन नाम क्या रखा हुआ है? बम्बू स्पाइन। वैसे इसको कहते हैं एनक्लोजिंग। एनक्लोजिंग का मतलब है जो आपके वर्टिब्रास है, जोड़ है, फ्यूज हो जाए, आपस में जुड़ जाए। जब ये आएगा तो ये समझ लें कि जोड़ आपस में जुड़ गए। इसके जो कॉजेक्टिव फैक्टर हैं वो बड़े कुछ तो वो कहते हैं अभी तक अननोन है, और वो कुछ नोन भी आए हैं। जैसे HLA-27 है, वो एक इसका कॉजेटिव है। ऑटोम्यून इसका कॉजेटिव फैक्टर है। जेनेटिक इसका कॉजेटिव फैक्टर है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास खुदा का शुक्र है कि हम ये जो है ना, इसका एक और बड़ा भी टेस्ट है कि अगर ये ठीक होना शुरू होता है ना, तो आप अगर नहीं भी टेस्ट कराते तो हम इसकी यहाँ से मेजरमेंट करते हैं, ऊपर से लेके टेल बोन तक। आप रस्सी से कर सकते हैं, आप पीते से कर सकते हैं, करके फिर इसको बेंड करवाएं, बेंड करा के फिर मेजरमेंट करें। अगर मेजरमेंट बढ़ती है तो फिर एनक्लोजिंग नहीं है। तो बेंड होगा तो मेजरमेंट बढ़ जाएगी ना। यूँ मेजरमेंट हो रहा है तो यूँ होगी तो मेजरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर लचक भी शामिल हो जाएगी, स्पेस भी शामिल हो जाएगी। तो इसका टेस्ट एक ये भी है कि आप उसको यूँ मेजरमेंट करें और इसको कहें आगे। तो पहली तो बात ये हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल बम्बू होता है, यूँ नहीं झुक सकता, ये यूँ नहीं कर 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 सकता, ये बेंड नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूज़ हो गया। जो मोबिलिटी की कुशनिंग थी वो ख़त्म होगी और ये फ्यूज़ हो गया। दिस इज द एनक्लोजिंग। इतना समझ आ गया। अब इसकी जेनेटिक कॉज क्या है? वही सिफिलिस, वही टीबी, वही सारा कुछ है। और फिर इसकी ऑटोइम्यून, और एक इसका जो HLA-27 है, HLA-B27, ये एक प्रोटीन है जो जीन्स बनाता है, और अगर ये प्रोटीन ज़्यादा उसमें आ रही है तो ये इसको फ्यूज़ कर देगी, डिस्क गैप हो जाती है। डिस्क गैप हो गया तो आपस में, और ये क्या होता है, इसकी हाइट भी कम हो जाएगी, इसकी हाइट कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्क के अंदर स्पेस ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल फ्यूज़ हो जाएंगे। और ये बड़ी जानलेवा बीमारी है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें कार्सिनोसन, सिफिलिनियम, ऑरोमेट, फास्फोरस, कल्केरिया फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं। और कल्केरिया फ्लोर ये है कि ये डुअल पर्पस यूज़ होती है। एक तो ऑस्टियोफाइट्स को ख़त्म करती है, और यहाँ इसको जो डिस्क ख़त्म हुई है इसको डी जनरेट भी करती है। और इसकी मोबिलिटी को दुरुस्त करने के लिए, चूँकि
लिगामेंट भी बिल्कुल फ्यूज हो जाते हैं साथ, और लिगामेंट के अंदर भी मूवमेंट खत्म हो जाती है, तो उसकी मूवमेंट की लचक को ठीक करने के लिए हम रस्टॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। और रस्टॉक्स जो है वो बोन के अंदर लचक भी पैदा करता है, बोन के अंदर लचक पैदा करता है, उसकी स्पेस को वापस अपनी जगह भी ले जाता है, और अगर वो स्पेस गलत जगह पे चली गई तो उसको खींच के वापस भी ले जाता है। और मैंने अक्सर ये देखा है कि इनकी मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, सुबह बेचारे उठते हैं तो हिल भी नहीं सकते, तो रस्टॉक्स अगर हमने रात को दी होती है तो सुबह अच्छी तरीके से ये मूव कर सकते हैं, सुबह अच्छी तरीके से मूव कर सकते हैं। और इसमें चूँकि जेनेटिक डिसऑर्डर जब आ जाएगा तो हमने ये, आपको पता है कि 3 चीज़ों को अभी तक हमने इतना कामयाब देखा है, अगर चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जिसमें टीबी, सिफिलिस, साइकोसिस को हमने बहुत कामयाब देखा है, और कार्सिनोसिस की हिस्ट्री को हमने बहुत कामयाब देखा। तो उसको जब हम पीछे निचोड़ लगाएंगे और हम मेड फास्फोरस कल्केरिया फ्लोर का, या अगर उसको सर्दी ज़्यादा लगती है तो फास्फोरस की जगह हम सिलेशिया लगा देंगे, तो हमारा और उसकी स्टिफनेस को कम करने के लिए, ताकि उसकी डे बाई डे जो रूटीन है उसको बेहतर करने के लिए हम रस्टॉक्स का साथ साथ इस्तेमाल करते रहेंगे, ताकि उसके अंदर लचक आती रहे। आगे जी, HLA-B27 का एक टेस्ट है, ये इसका कराया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जिसके अंदर ये पॉजिटिव हो, ये भी कहा जाता है कि जिसके अंदर HLA-B27 लिंक पॉजिटिव है तो उसको एनक्लोजिंग भी हो, लेकिन उसका रिस्क उसको ज़्यादा होने के चांसेस है, उसको ज़्यादा होने के, जब ये पॉजिटिव हो जाए तो फिर आप ये समझें कि इसको एनक्लोजिंग हो सकता है। और अगर ना भी है उसका पॉजिटिव, फिर भी ये नहीं आप कह सकते कि एनक्लोजिंग नहीं है, फिर डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये जेनेटिक। आगे चलते हैं, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये देखें नॉर्मल डिस्क है, और ये गड़बड़ शुरू हुई है, जहाँ इन्फ्लेमेशन हुई है ना, ये, और फिर ये इन्फ्लेमेशन बढ़ते बढ़ते अगले ले आए जी, ये होगी। एक अगली स्लाइड जरा दिखा, इससे अगली आगे नेक्स्ट पे चले जाएं, नेक्स्ट पे चले जाएं, लो जी ज़रा और क्लियर हो गया। ये अगली स्पाइन है जी, इसके अंदर ये ब्लू देखते हैं ना, ये कुछ नहीं है, नज़र आ रही है जी, ये डिस्क है, ये नॉर्मल है, किसी मज़े क्लियर क्रिस्टल की तरह, कोई नहीं। अगली ले आएंगे, अब देखें यहाँ क्या हो गया, ये ऊपर इन्फ्लेमेशन आ गई, ये इन्फ्लेमेशन आ गई, ये इन्फ्लेमेशन आ गई, ये इन्फ्लेमेशन होगी, डिस्क का साइज कम होना शुरू हो गया। आगे चलते हैं, और ये आगे जाके देखें, ये क्या है, बिल्कुल ये डिस्क गायब होनी शुरू हो गई है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, और एक छोटा सा शायद हो, अब ये है जी, ये फ्यूज़ हो गया, जो कंप्लीट फ्यूज़ होता है तो उसमें ये भी कुछ नहीं नज़र आता, बिल्कुल इससे एक निशान है, जैसे बांस का निशान होता है, बम्बू का। दिस इज द एनक्लोजिंग। आगे जी, ये है एनक्लोजिंग, देखा है, दिस इज द नॉर्मल, कितनी स्पेस है ना। अब ये देखें, खत्म खत्म खत्म। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ रह गई जी, वो ये है कि एक आपका सोराइटिक आर्थराइटिस भी होता है, उसको क्या कहते हैं, वो मैं मेंशन करना भूल गया, मुझे याद आ गया। सोराइटिक आर्थराइटिस ये उन लोगों को होता है जिनको सोराइसिस होता है, और उसका नाम भी क्या है, सोराइसिस आर्थराइटिक। तो सोराइटिक आर्थराइटिस का हम इलाज जो करते हैं, मेरा जो लेक्चर है सोराइसिस का, उसमें हमने दिया हुआ है कि फिर हम उस सोराइसिस का इलाज करते हैं, और फिर उसका आर्थराइटिक भी। वो ये होता है कि सोराइसिस की वजह से जो आपके जॉइंट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जो सोराइसिस जॉइंट्स पे चली जाती है, इसलिए उसको कहते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस। ये भी आप ध्यान में रखें कि मैंने कहें कि कोई छोड़ गया था, ये वो ऑटोइम्यून है,
रूमेटॉइड ऑटोइम्यून है, सोराइटिक आर्थराइटिक भी ऑटोइम्यून डिजीज। ये सोराइटिक आर्थराइटिस के पेशेंट भी है, वो मदर पेशेंट हैं। हाँ जी। अब ये देखें जी, अगर हम ये सोल है, एक्सरे है, ये तो मेरी गर्दान अक्सर रहती है, कार्सिनोसन है, कार्सिनोसन ऑस्टियो, ये कोई 5-6 साल पहले नई एक दवाई आ गई है, ये बड़ा हेल्प करती है। कार्सिनोसन भी हेल्प करती थी, लेकिन कार्सी ऑस्टियो भी बड़ा अच्छा हेल्प करती है। सोर्स है ना जी, ये वो रेस से बनी हुई दवाइयाँ हैं, कार्सिनोसन, सोर, कार्सी ऑस्टियो, ट्यूबरकुलोनियम रेजिस्टेंस, बेसिलिनियम, सिफिलियन, ओरोमेट। अब ये एक दवाई हमने लिखी है एंगस्चूरा। अगर एंगस्चूरा को आप पढ़े ना, तो ये कहता है कि ये जो लॉन्ग बोन है ना, लॉन्ग बोन, लंबी हड्डियाँ, ये ऑस्टियोपोरोसिस की बड़ी फीचर है। लंबी हड्डी जो है ना वो खाई जाती है, लॉन्ग बोन। अब लॉन्ग बोन एक और भी खाती है, वो सिफिलिस भी लॉन्ग बोन को खाता है। वहाँ एसिड नाइट्रिक लॉन्ग बोन को खाता है, एसिड नाइट्रिक। ये वाली लॉन्ग बोन होती है ना, इसमें हम अक्सर ये शिन बोन भी इसको कहते हैं, इस पर हम एसिड नाइट्रिक का ओरोमेट का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। तो ये एंगस्चूरा का क्या है, लंबी बोन जो है ना वो खाई जाएगी। एसाफोटेटा जो है, हिंग जिसको कहते हैं, ये भी हड्डियों की एक बहुत बड़ी दवाई है। और इतने जो प्रोसेस हमारे पास, ये बोन की जो इतनी डिजनरेशन है, अगर हम सिफिलिनियम को या ओरोमेट को निकाल देते हैं तो ये डिजनरेशन आप ठीक नहीं कर सकते। आप अगर ड्रोसरा को निकाल देते हैं, आप बेसिलिनियम को निकाल देते हैं, आप डिजनरेशन ठीक ही नहीं कर सकते। आप अगर मेडोलियम को निकाल देते हैं तो आप जोड़ों के दर्दों को ठीक ही नहीं कर सकते। आप स्ट्रेप्टोकोकस को अगर निकाल देते हैं तो आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक ही नहीं कर सकते। तो ओरोमेट जो है बेसिकली, अब डॉक्टर ओरोमेट की कंपोजिशन जो है, हमारी बोन की कंपोजिशन में इसको दिखाया नहीं गया, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं इसकी मिकदार मौजूद है, और ये मिनरल बॉडी का ही किस्सा है। और ज़हूर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहते थे, नूर मोहम्मद ये कहता था कि ये ओरोमेट जो है, कि जितने भी बॉडी के मिनरल्स हैं उनका कमांडर है, उनको यकजा रखता है, उनको उसकी कंपोजिशन को दुरुस्त रखता है। और आपने देखा होगा कि हमारी जो लोग हमारे क्लिनिक पे काम किया है, जो जुड़ते हैं, हमारे यहाँ ओरोमेट का इसमें जॉइंट्स में और बोन्स में बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल है। क्योंकि ये कुछ 30 साल पुरानी बात मैं आपको सुना रहा हूँ कि वो कहता है ये जो मेटल है, ये कंपोजिशन को दुरुस्त रखता है। ये फास्फोरस, कैल्शियम, फॉस्फेट, इनको जिंक, इन जितने भी मिनरल्स बॉडी का, पोटाशियम, इनको अपनी जगह दुरुस्त रखता है। ये कमांडर है इसका, इसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, और ये बोन्स की जान है। अगर आपको ओरोमेट को अगर पढ़ें तो उतना उसमें शायद लिखा भी हो, लेकिन हनीमन ने ये कहा है फुट नोट में और उसमें मटीरिया मेडिका प्योरा में कि ये जो हमारे मगरबी ममालिक के जो डॉक्टर थे, ये गोल्ड को नहीं समझे। ये जो हमारे जो अरेबियन फिजिशियन थे, ये इसको बहुत अच्छा समझे हैं सोने को। वो कासम का और उसका नाम भी लेते हैं बाकायदा से। तो ओरोमेट जो है, इसलिए आपको पता है औरतों को पहनाया जाता था और इस्लाम में इसको जायज़ करार दिया। उसकी एक वजह ये थी कि ये हड्डियों की कंपोजिशन को दुरुस्त रखता है, और बच्चे जन्ने वाली औरतों को सोने का कंगन अगर एक हाथ पहनाया जाए तो उसके अंदर बोन की स्ट्रेंथ को काबू रखता है। ये तो अरेबियन फिजिशियन लिखते हैं। और ये नूर मोहम्मद के यहाँ भी ओरोमेट का इस्तेमाल बच्चे जन्ने वाली औरतों के यहाँ ज़्यादा किया गया है। उसकी वजह यह है कि वो कहता था ये कंपोजिशन को दुरुस्त रखता है। बच्चे जन्नने के बाद औरतें कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसलिए ओरोमेट का इस्तेमाल उसकी मिनरल की कंपोजिशन को दुरुस्त रखता है। और मज़हब में भी ये कहा गया है, रिलीजियस इस्लाम में भी, कि औरतें ज़ेवर पहन सकती हैं। उसकी वाहिद वजह ये भी थी कि ये स्ट्रेंथन करता है, और मर्दों को इसलिए मना किया गया था कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूबुलेंट है, ये बहुत ज़्यादा इश्तहाल पैदा करता है।
ये बहुत ज़्यादा जो है वो है, उसको क्या कहते हैं, स्टिमुलेंट है। लिहाजा बादशाह जो सोने के बर्तनों में खाने खाते थे वो सेक्सुअल स्टिमुलेशन लेते थे इससे। ये ब्रेन को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। ये एंटीसिफ्लेटिक भी है और एंटीसाइकोटिक भी है। और ये जो आपके जेनेटल हार्मोनल सिस्टम की भी, जिस तरह मैंने सिपिया या मैंने लेक्सिस का आपके साथ जिक्र किया, ये आपके जो हार्मोन्स हैं, जो टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सारा जो है आपका वो दूसरे प्रोलैक्टिन है, इन सब पे ऑरोमेट का बहुत बड़ा जोर है। हम इसको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, हम इनफर्टिलिटी मेल एंड फीमेल में इसको कसरत, हम बोन में इसको कसरत से इस्तेमाल करते हैं। हम स्पेशल बच्चों में हम कसरत से इसका इस्तेमाल। तो ऑरोमेट जो है एक बहुत बड़ा हमारे पास वेपन है। इस पर मेरा डिटेल लेक्चर भी है। कैल्शियम फ्लोर, कैल्शियम फ्लोर जब आपकी बोन्स की जो डेंसिटी है, स्ट्रेंथ है, ये जो लूज हो जाती है तो इधर से नोकें निकलती हैं, इधर से, तो ये उस स्ट्रेंथ को वापस ले आता है और रेगुलेट करता है उस सिस्टम को और ऑस्टियोफाइट्स को उड़ा के रख देता है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कैल्शियम फ्लोर की। जब हड्डी कमजोर हो जाएगी, उसके अंदर स्ट्रेंथ पिलाएगा और वो नोके शोके जो निकलती हैं उसको उड़ा के रख देगा। एक्ला लावा का भी यही फीचर है, लेकिन बहुत कॉमनली मुझे यहाँ मिला है। कॉन्सिलिनम भी नोके निकालती है, टार्टिकम एसिड ये भी नोके निकालता है। श्लेष्मा कहते हैं कि अर्थ के अंदर जो ग्रिप है, इस धरती की जो ग्रिप है वो श्लेष्मा की वजह से। तो धरती के अंदर जितनी भी जो चीज़ें हैं, आपको पता है सारे मिनरल ही तो धरती के अंदर है, इस ज़मीन के अंदर है। इसकी ग्रिप को श्लेष्मा दुरुस्त रखता है। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी की जो कंपोजिशन है मिनरल्स की, उसको श्लेष्मा भी काबू रखता है। बहुत बड़ी दवाई है, हड्डियों की बहुत बड़ी दवाई। इसकी खास अलामत है ये सेंसिटिव टू कोल्ड है, सेंसिटिव टू कोल्ड है। कैल्केरिया फास, अगेन द कैल्केरिया फास, कैल्शियम और फास्फोरस का कंपोजिशन बहुत बड़ी दवाई है। ये आपका वाइट मैटर, ब्रेन के अंदर वाइट गुदा, आपके जिस्म का, आपका बोन मैरो, आपका स्पॉन्जी एरिया, आपका बोनी स्ट्रक्चर को ये जितना ये मजबूत करता है। और हमारी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में जो औरतों वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, उनको हम कैल्केरिया फॉस का इस्तेमाल करते हैं, कार्बोएनिमेलिस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम सिपिया का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम कालीफास का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कालीफास भी ऐड करना। तो कालीफास बेसिकली जब आपकी बोनी स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, जब आप मस्कुलर स्ट्रक्चर ख़राब होता है, तो वो सबसे ज़्यादा असर कहाँ डालता है? नर्व पे डालता है। तो कालीफास क्या करती है? नर्व्स को स्ट्रेंथ करती रहती है, उसके अंदर सस्टेन रहने की ताकत बढ़ा लेती है कालीफास। आपकी एक और बड़ी दवाई है जो नर्व्स को स्ट्रेंथ करती है, वो है वलेराना। तो आपका गाय बगाए जब बोनी प्रेशर नर्व पे आता है तो फिर आपको पेन स्टार्ट करता है, और पेन रोकने में या नर्व पे कंप्रेशन आने को, नर्व को स्ट्रेंथन करती है कौन सी? वलेराना करती है। नर्व को कौन स्ट्रेंथन करती है? मैग्नीशिया फास करती है। नर्व को कौन स्ट्रेंथन करती है? हाइपेरिकम करती है। ठीक हो गया जी? जहाँ फास्फोरस रह जाती, फास्फोरस बोन का भी बड़ा स्ट्रक्चर है। और मैं आपको बताऊं कि फास्फोरस जो आपका ये पिजन टेस्ट निकल आती है, ये ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया में फास्फोरस का भी बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। और हम कसरत से इसका इस्तेमाल करते हैं बोनी डिजनरेशंस में। और जहाँ फास्फोरस रह जाती है वहाँ फास्फोरिक एसिड काम करती है, ये याद रखें। जहाँ फास्फोरस रह जाएगी उसके फंक्शन को कंप्लीट कौन करेगा? एसिड फास्फोरस। रूटा ज़बरदस्त दवाई है। ये लिगामेंट्स, बोन, टेंडन, जहाँ जिस जगह पे लिगामेंट टेंडन आके जुड़ते हैं, ये उस जंक्शन की दवाई है। और ये क्रोनिक किसकी है? रस्टॉक्स की। जहाँ रस्टॉक्स का एरिया खत्म हो जाता है, रूटा शुरू। जहाँ रूटा खत्म होता है, कैल्केरिया फ्लोर। जहाँ कैल्केरिया फ्लोर खत्म, एसिड फ्लोर। जहाँ एसिड फ्लोर खत्म होता है, ऑरोमेट। और जहाँ ऑरोमेट खत्म होता है, सिफलिनम। यूँ याद करें। नाइट्रिक एसिड एंटीसिफ्लेटिक, एंटीसाइकोटिक, और ये केमिकल ग्रुप से है, उसका बॉडियों पे बड़ा रोल। इसको किंग ऑफ साइकोसिस भी कहा जाता है।
ड्रोसरा अगेन बहुत बड़ी दवाई है हड्डियों की, और मैं ये समझता हूँ कि जो ड्रोसरा को नहीं समझता, अब ड्रोसरा के पौधे को देखें तो इसका पौधा बहुत खूबसूरत इसका फूल होता है, उसके ऊपर जैसे शहद के क्रिस्टल होते हैं ऐसे क्रिस्टल नज़र आते हैं, और जो ही कीड़ा या कोई चीज़ उस पर इंसेक्ट बैठता है तो ये यूँ क्लोज हो जाता है, तो ये स्ट्रक्चर समेत उसको खा जाता है। ये वाहिद पौधा है जो कीड़े खाता है, और ये अगर आप इसको समझें तो ये इंसानी बोन के स्ट्रक्चर को खा जाता है, और ड्रोसरा के बगैर आप इंसानी स्ट्रक्चर्स को ठीक ही नहीं कर सकते। मर्कसॉल या मर्कसॉल एंटीसिफिलिटिक है, एंटीसाइकोटिक है, और हड्डियों मरकरी तो आपको पता है हमें दांत दर्द होता है, मसूड़ों में दर्द होता है, आपकी लॉन्ग, इसका बहुत बड़ा फीचर है। ये बेटे की एंटीसिफिलिटिक है, जैसे एंटीसिफिलिटिक सिफिलिनम है, सिफिलिनम उसका नसोड है, और ये एंटीसिफिलिटिक ही है। तो मरकरी की अपनी अलामत हैं, इसकी सबसे बड़ी अलामत है कि सोते हुए इसके मुंह से पानी आता है, जागते हुए नहीं, सोते हुए। इसकी बितनी नुमायाँ है कि वो मरकरी लोगों को उस वक्त तक खिलाई जाती थी, सिफिलिस के मरीजों को, जब तक उनके मुंह से पानी ना आ जाता। तो इसकी खास अलामत है, ये हड्डियों की जान है। आगे जी, आगे बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास। एक और दवाई है सेट्रोनेशियम कार्ब, ये आपकी पेल्विक बोन, ये बहुत बड़ी दवाई है जी हड्डियों की। ये कैल्शियम कार्ब के साथ मुकाबले की दवाई है। हम इसको जो ऑस्टियोफाइट्स इस एरिया में डेवलप हो जाते हैं, पेल्विक बोन के ऊपर, या फीमर बोन जो है वो वीक हो जाती है, तो ये फिर आपको जो बच्चे जनती हैं औरतें, या कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई सर्जरी हो जाती है, तो उसको फौरी रिकवर करने वाली दवाई है। बड़ी डीप एक्टिंग दवाई है। इससे हमने बेशुमार रीनल फेलियर के लोग ठीक किए हैं, जो आफ्टर द मिसकैरेज, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ या किसी ट्रॉमे के बाद होता है, तो उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। काली कार्ब भी बहुत बड़ी दवाई है, और ये वीकनेस की बहुत बड़ी दवाई है। इसका एक ही चीज़ हमने रखा होता है, ये कमर दर्द की भी बहुत बड़ी दवाई है, हमें ये रखा होगा नॉट वेल सिंस चाइल्ड बर्थ के बाद औरत कभी ठीक नहीं हुई, या वाइटल फ्लूइड के लॉस होने के बाद कभी ठीक नहीं हुई, आफ्टर द सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कभी ठीक नहीं हुई। इसकी अलामत डिस्चार्जेस से बढ़ती हैं। ये अम्पल्ला है चाइना का, अम्पल्ला है एसिड फास्ट का, और इसके अपोजिट क्या है, लेक्सिस है। इसके अपोजिट क्या है, जिंकम मेट है। इसके अपोजिट क्या है, पल्साटीला है। वो डिस्चार्जेस से बेहतर होंगे, ये डिस्चार्जेस से खराब होंगे। सल्फर एज एंटीसोरिक बहुत बड़ी दवाई है, और हमें इसमें जो रूमेटोलॉजी में हम इसको सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत हाइपोटेंसी में नहीं यूज़ करता, 30-200 में एज ए इंटरग्रेंड हम इसको यूज। रोडोड्रान जो है ये भी बोन की दवाई है, स्पेशली आपके हील का जो स्पर होता है, जिसको प्लांटिश फिशियोटिस कहते हैं, जो उसकी बड़ी दवाइयों में हमारे पास जो टॉप पे है रोडोड्रान है, उसके बाद पल्साटीला है, उसके बाद बर्बरस है, उसके बाद फाइटोलाका है, उसके बाद आपकी कॉन्चिलिनम है या टॉर्टिकम एसिड है। क्रोटेलस कास्कावेला ये भी मेनोपॉज की दवाई है, और जहाँ लेक्सिस फेल होती है, याद रखें, जहाँ लेक्सिस फेल होती है वहाँ उसकी कम्प्लीमेंट्री भी है, उसके फंक्शन को तेज भी करती है, वो है क्रोटेलस कास्कावेला। लेक्सिस जो है वो दरवाजे की तरफ खोलेगी बाहर निकलने के लिए, ये दरवाजे पे झपटती है, ये उससे शिद्दत की, इसके अंदर शिद्दत पाई जाती है सफोकेशन की। ये क्रोटेलस फैमिली से इसका तल्लुक है। क्रोटेलस हरीडस भी बहुत बड़ी दवाई है, लेकिन क्रोटेलस मेनोपॉज की बड़ी दवाई। सिपिया, जितने भी आपके हार्मोनल सिस्टम है, इवन मेल में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मेल एंड फीमेल के जो हार्मोन्स हैं, जो जेनेटल सिस्टम के हार्मोन्स हैं, उनको मैं, अगर मुझे कोई कहे सारी दवाइयाँ लेके तो सीपीआर रख लो, तो मैं सीपीआर रख लूँ। इतना अच्छा ठीक करती है, बच्चे जनने की सलाहियत बढ़ाती है। मर्द औरत के जो मोहब्बत है, जो लव है, जो मर्द औरत के अंदर लव का आंसर है ना, वो अगर सीपीआर ना हो तो लव खत्म है। समझ आइए आपको वो क्यों खत्म है? लव के पीछे क्या हार्मोन्स हैं, लव के पीछे एस्ट्रोजन है, लव के पीछे टेस्टोस्टेरोन है और प्रोजेस्टेरोन है, लव के पीछे ये। और
माशरे को, सोसाइटी को, ख़ानदान को अगर सिपिया औरत बन गई सिर्फ तो वो ख़ानदान टूट जाता है। इससे सैकड़ों लाखों ख़ानदानों का जो डाइवर्सेस हैं टूटने को इसने बचाया है। इतनी बड़ी दवाई है जैसे सिपिया, नेट्रोम्योल एक और बड़ी दवाई है और ये भी आपके बोन के स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। सिम्फाइटम हड्डी तोड़ने को जोड़ती है और हड्डी टूटने को बचाती है और हम इसको हड्डी टूटने के फ्रैक्चर्स के भी बचाते हैं, सेव करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया में यूज़ करते हैं हम इसको, फ्रैक्चर में यूज़ करते हैं हम, बोन कैंसर में हम इसको यूज़ करते हैं पेन रोकने के लिए। पल्सटीला एक और बहुत बड़ी दवाई है और ये भी हार्मोनल्स, ये भी हार्मोन्स की बड़ी दवाई है। आर्निका अगेन इंजरी, हाइपेरिकम इंजरी, बेलोस्पेरम इंजरी, कार्बोलिक एसिड फ्रैक्चर इंजरी, कैडमियम फ्लोर जो है वो बेसिकली कैडमियम एंटी कैंसरियन फैमिली है, कैडमियम एंटी और इसके साथ मिल गया फ्लोर। तो कैडमियम फ्लोर हम बोन के कैंसर पेन्स को या कैंसर पेन को इससे हम रोकते हैं। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, ये आपको हेल्प आउट करेगा किसमें, ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ये आपको हेल्प आउट करेगा किसमें, जो आपका हार्मोनल इश्यूज हैं उसको सेटल करने में हेल्प करेगा। कॉर्टिजोन, ये जितने भी आपके सिक्रीशंस हैं बॉडी की, इसकी खराबी हो जाती है जब, तो कॉर्टिजोन उसको ठीक करती है। या कॉर्टिजोन इस्तेमाल होने वाले बंदे आपके पास आएंगे तो कॉर्टिजोन हम उसको देंगे। पैराथायरॉयड ग्लैंड, आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड का सार्कोड है, ये उसके स्ट्रक्चर को दुरुस्त करता है और बहुत अच्छी दवाई है। हम इसको बेशुमार जगह यूज़ करते हैं। हम किडनी स्टोन में इसको यूज़ करते हैं, हम किडनी फेलियर में हम इसको यूज़ करते हैं, बहुत जगह यूज़ करते हैं। थायरॉयडिनम अगेन थायरॉयड ग्लैंड का सार्कोड है। सोराइनम यहाँ क्यों आई है, सोराइनम रेपेटी में ऑस्टियोआर्थराइटिस की बड़ी दवाइयों में इसका, सोराइसिस की वजह से आर्थराइटिस आए तो सोराइनम याद रखें। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये भी एक दवाई है, ये भी नसोड है। स्टेप्टोकोकस ये भी नसोड है। स्टेप्टोकोकस आपका वो कहता है स्टार्ट फ्रॉम द जॉइंट, किस द जॉइंट एंड सिट इन द हार्ट, दैट इज द स्टेप्टोकोकस। ये आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होती है। स्टेफिलोकोकस ये भी आपकी जॉइंट्स के इन्फेक्शंस में यूज़ होती है। बोनी इन्फेक्शन, एस्परगेलस भी ये भी नसोड है, ये भी इसमें यूज़ होता है। बोरेलिया बर्गोरेफरा ये भी आपका नसोड है जी। क्रोटेलस का स्कवेला, इसका मैं आपने जिक्र। सिनिस लुगा ये भी मेनोपॉज की बड़ी दवाइयों में इसका शुमार होता है और इसके नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये बहुत ज़्यादा पेन वाली दवाई है और इसको भी हम यूज़ करते हैं मेनोपॉज में। ग्रेफाइट भी बड़ी दवाई है। मेनगेनम अगेन मेनोपॉज की बड़ी दवाइयों में इसका शुमार होता है। म्यूरेक्स, सोराइनम, पल्सटीला, सबाइना एंड कॉलीफॉस। ये देखा है ड्रोसरा का प्लांट, दिखाओ जी, बड़ा करो जी। ड्रोसरा का प्लांट ठीक हो गया जी। ये है जी फाइटोलाका जो है ना वो बेसिकली सिफिलिटिक है, वो भी वो ट्यूमर बनाता है और ये स्पर्श को भी ठीक करता है। ठीक है जी, कोई कसर तो नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया। हाँ जी।